अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल सदाए दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। हमेशा की तरह उसकी आँख फ़जर के वक़्त ही खुली थी। वो जल्दी से उठती नमाज़ की तैयारी करने लगी। ये उसकी आदत ही थी कि फ़जर के वक़्त उसकी आँख खुल जाती थी, हमेशा की तरह। नमाज़ से फ़ारिग होती कुछ देर कुरान की तिलावत के बाद वो अपने कमरे की खिड़की में आ खड़ी हुई। अभी पूरी तरह सुबह का उजाला नहीं फैला था। हवा में खुनकी थी जो इसके चेहरे पर पड़ती बहुत भली महसूस हो रही थी। फजर के बाद का ये वक्त उसे बहुत पसंद था। चारों ओर नजरें दौड़ाती वो सामने देखकर चौंकी। उसके घर के सामने ही बने इस बड़े से बंगले के आगे इस वक्त एक कार और एक जीप खड़ी थी और एक बड़ा सा ट्रक भी, जिसमें से कुछ मर्द सामान निकालकर अंदर ले जा रहे थे। पास ही दो मर्द जो हुलिये से काफी अमीर और अच्छे घर से लग रहे थे, उनको हदायत भी दे रहे थे। लगता है नए लोग शिफ्ट हुए हैं, वो अंदाजा लगाती खुद से हम कलाम थी, जब अचानक इन दो मर्दों में से एक की, जो लेदर की जैकेट, ब्लैक जैकेट और जीन्स पहने हुए था, यहाँ वहाँ देखते गैर इरादतन उसकी खिड़की और उस पर नजर पड़ी। तो एक सेकंड की हैरानगी के बाद नागवारी ने जगह ली, तो वो फौरन से शर्मिंदा होती पीछे हुई। हाय, क्या सोचा होगा मेरे बारे में कि कैसी लड़कियां आंखें फाड़े देख रही थी। अपने सर पर थप्पड़ मार दी। वो बिला इरादा एक बार फिर आगे हुई, तो अब इन दोनों में से कोई नहीं था वहां। लगता है अंदर चले गए। खुद को एक बार फिर कोसती वो अपने कमरे से बाहर निकली। अब उसकी माँ उसको पुकार रही थी। यार, सारी शिफ्टिंग हो चुकी है, कोई चीज रह तो नहीं गई? और अगर रह भी गई है तो देख लें। मैं चलता हूँ, अब काफ़ी देर हो गई है। मेरी बीवी मुझ पर शक करे इससे पहले निकलता हूँ। सैफ जो उसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ था उससे बोला, अरे तू कुछ देर रुक तो सही, मेरी वजह से सुबह-सुबह मेरे साथ भाग आया और अब बगैर नाश्ता किए जा रहा है। रुक, मैं बस अभी नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहेंगी भाभी। वो फ़ौरन से उसकी गर्दन अपने शिकंजे में लेते बोला, मानो कहीं भाग ही ना जाए। तो सैफ लाचारी से शक्ल बनाकर इल्तिजा करने लगा, फिर कभी सही में कल आऊँगा ना यार। वो मिन्नत करते हुए बोला, तो सफ़ीर को उस पर तरस खाते खफगी से पीछे हटा। तुम्हें ना मैं कल आकर मनाऊँगा, फिलहाल तू मैं चलता हूँ। तुझे मनाने बैठा तो घरवाली से जाऊँगा। और वो जल्दी में उसके गाल पर बुसा देते भागा कि सफ़ीर को इस चीज़ से चिढ़ थी और वही हुआ। वो उसे पकड़ने को आगे बढ़ा, लेकिन वो वहाँ से पहले ही निकल चुका था। तो वो भी मुस्कुराकर सर झटकता अपने बेडरूम में चला गया। अभी उसे अपना रूम भी सेट करना था। वो सीढ़ियों से उतरती लाउंज में आई तो देखा अम्मा तस्बीह करते हुए अंदर आ रही थी। वो सुबह नमाज के बाद फोर्ज के साथ बनाए गए छोटे से लॉन में चहलकदमी करने की आदि थी, इसलिए वहीं से अंदर आ रही थी। अम्मी, फाइक उठ गया? किचन का रुख करती उनसे मुखातिब थी। हाँ, तुम्हें पता तो है वो सुबह की नमाज किस हाल में नहीं छोड़ता। आता ही होगा, तुम उसके लिए जूस बना लो। नहीं तो आते ही शोर मचाना शुरू कर देगा। जी बस वही बना रही हूँ। वो बोलते हुए किचन की तरफ चल दी। आप ही जल्दी करें, मेरा जूस ने मुझे तैयार भी होना है। आप तो छुट्टी पर हैं, मुझे देर हो रही है कॉलेज से। वो अम्मी की तवक्को के मुताबिक ही आते ही जल्दी-जल्दी का शोर मचाना शुरू हो गया था। बन गया है मेरे भाई, कभी तो सुकून से साँस ले लिया करो। पता है वक़्त से पहले तैयार हो जाते हो, फिर भी बस शोर करना तुम छोटे बच्चों की तरह। वो आँखें घुमाकर बोली थी। हाँ, तो मेरी वज़ह से ही तो सुबह-सुबह इस घर में रौनक होती है। वो नाक चिढ़ाकर बोला। बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई। वो मोहब्बत से अपने छोटे भाई का माथा चूमते हुए बोली। तो वो खुशी और जोश से उसके साथ लग गया, जिसकी ज़हानत से चमकती आँखें किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती थीं। मिसेज़ मिर्ज़ा इन दोनों की मोहब्बत के मुज़ाहिरे पर मुस्कुराकर रह गईं। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे मार्केट तक जाना है, तुम्हें भी कॉलेज छोड़ दूँगी। वो इस्बात में सर हिलाता अपना जूस खत्म करते तैयार होने चल दिया था। फ़ाइक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और उसका आखिरी साल में। रिबा फ़ाइक के आने से पहले ही कार में बाहर निकाल चुकी थी और उसका इंतज़ार कर रही थी कि सामने वही आदमी घर से निकलता नज़र आया। वो फ़ौरन से कार से निकलती अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर उसके सामने जा खड़ी हुई। सफ़ीर को अपने ऑफ़िस के लिए देर हो रही थी, तभी उजलत भरे अंदाज़ में वो अपनी जीप के पास आया कि वही सुबह खिड़की वाली लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने आपको परेशान किया। मैं बस पूछना चाह रही थी कि आप यहाँ आज ही शिफ्ट हुए हैं क्या? वो आज सुबह ही मेरी नज़र पड़ी आप लोगों पर। अपनी तरफ से उसका शक दूर करने की कोशिश की, कहीं ऐसी-वैसी लड़की ना समझे। जी हाँ, मुख्तसर सा ठंडा ठार लहजे में संजीदगी से जवाब देता वो बगैर कोई दूसरी निगाह उस पर डाले अपनी जीप में बैठता वहां से निकल गया। रिबा हक्का बक्का रह गई उसके एटीट्यूड पर। कितना सड़ू किस्म का बंदा है, अगर मैंने पूछ ही लिया तो क्या हुआ, हमसाये समझकर ही पूछा था। वो बुरे बुरे मुंह बनाती अपनी कार में आकर बैठी और फाइक के आते ही वो भी वहां से निकली। सफीर पुत्र, तू मुझे यहाँ क्यों ले आया है? खुद तो ऑफिस चला जाता है और मैं यहाँ इस घर में अकेली क्या करूंगी? हाँ, सफेद कॉटन के कड़कते सूट में सर पर हल्के आसमानी रंग की शॉल लिए वो सुर्ख सफेद औरत लगभग 60 साल की थी, जो इस वक्त मुंह फुलाए उसे शिकवे करने में लगी थी। वो बेबे को आज ऑफिस से वापसी दोपहर में ही ले आया था और फिर वापस किसी काम से निकल गया था। अब शाम के 8 बज रहे थे जब वो आया, तो हाथ में काफी सामान था जो शायद खाने का था।
अरे बेबे क्या हुआ है यार, मैं यहाँ अकेला नहीं रहना चाहता और आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं, इसलिए वापस जाने के बारे में तो भूल जाए। वो सामान किचन में ले जाते साथ इनसे बोला तो वो सर पकड़कर रह गए। लो सुन लो, ये क्या बात हुई देखो, वहाँ सब मेरे वाकिफकार हैं, 25 सालों से वहाँ रह रही थी, दिल भी लगा रहता था मुझ बुढ़िया का। अब तो मुझे तू उठा के ले आया है यहाँ इस वीराने में, कौन सी दुश्मनी निकाली है वे सफीर तूने? वो रोहानसी होते हुए बोली तो सफीर को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई इनका दुखड़ा सुनकर। अरे बेबे, कहाँ से आपको ये वीरान लगता है, आसपास इतने घर हैं, लोग रहते हैं, आपकी यहाँ भी सबसे वाकफियत हो जाएगी। वो उनके सारे एतराजात रद्द करते हुए बोला। तो वो मुंह फुलाकर बैठ गई, मतलब अब तो पक्का ये इनको यहाँ से जाने देने वाला नहीं था। और आप जानती हैं बेबे, मैं अब इस घर में मर के भी नहीं जाऊँगा, वो संजीदगी से बोलता उनको अपने हाथ से चावल खिलाने लगा। तो वो भी उसके मूड को देखती बात बदल गई। अच्छा ये बताओ यहाँ के लोग कैसे हैं? अब मैं इस घर में सारा दिन बंद भी तो नहीं रह सकती और ना ही मेरा दिल लगता है अकेले। वो उदासी से बोली तो उसको वो अचानक सुबह वाली लड़की याद आई जो बगैर जान पहचान के गैर मर्द के पास ऐसे आई जैसे बहुत बड़ी वाकफियत हो। तो वो सर झटक कर रह गया। लड़कियों के नज़दीक होने से उसको सख्त नफरत थी और उसके पीछे भी एक वजह थी। बेबे यहाँ के लोग बहुत आसाद ख़याल हैं, अब आगे आप खुद ही पता कर लीजिएगा। क्यों मुझे नहीं पता, अभी दिन ही कितने हुए हैं मुझे आए हुए को। अच्छा चल ठीक है, मैं देख लूँगी। और अब मैं खा चुकी खाना, आराम करूँगी, तुम चाय भिजवा देना मेरे कमरे में। मैं तो वो सर हिलाकर किचन में आया और फैज़ू को चाय का बोलकर खुद भी अपने रूम में चला आया। आज उसका इरादा पौधों की काट-छाँट का था, इसलिए वो अब काफ़ी देर से इसमें लगी थी कि शाम के 4 बज चुके थे। वो अपना काम मुकम्मल करती उठकर अपना हाथ-मुँह धोने चल रही थी कि अब उसके बाद इस वक़्त पार्क में चहलकदमी करने का वक़्त था। कुछ ही देर में वो गेट से बाहर निकली। रुख नज़दीक ही बने पार्क की जानिब था, लेकिन आज उसी घर के सामने एक क्यूट सी बुज़ुर्ग औरत को गेट से बाहर निकलते देखा, तो वो ना चाहते हुए भी उनकी तरफ चली आई। अपनी नर्म और घुल-मिल जाने वाली आदत की वजह से, "अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं?" उनकी तरफ इश्तियाक से देखते बोली। "वालेकुम अस्सलाम।" वो हैरान होती उससे बोली, जो वो जीन्स के साथ शॉर्ट फ्रॉक पहने, बालों की पोनी टेल बनाए, वो नाज़ुक सी साफ शफ़ाफ रंगत की खूबसूरत लड़की इनको 20 साल की लगभग लगी। लेकिन फिर एक जवान लड़की को यूँ खुद से मुखातिब होते देख, जो आजकल के ज़माने में बहुत कम लड़कियाँ होती हैं, उससे तीखे लहजे में बोली, "मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो?" वो आँखों को सुकेड़े उससे बोली, "आखिर थी भी तो सफ़ीर की बेबे। मैं ये सामने घर में रहती हूँ, माँ जी।" वो गड़बड़ाकर इनको वज़ाहत देते बोली, "ओह! तो तुम ये सामने बने घर में रहती हो? अच्छा मैं यहाँ नई शिफ्ट हुई हूँ, तो सोचा थोड़ी जान-पहचान बढ़ा लूँ, सुबह से घर बैठी बोर हो रही थी।" वो मासूमियत से बोली, तो रीबा को वो मज़ीद क्यूट लगी। "हाँ, हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, आ जाएँ मेरे घर।" वो उनका हाथ थामती उनको साथ ले अपने घर ले आई। वो भी खुशी-खुशी चल पड़ी और रीबा को हँसी तो आई कि अभी लड़ाका औरत की तरह कैसे सवाल कर रही थी। रीबा को घर में किसी बुजुर्ग औरत के साथ दाखिल होते देख मिर्ज़ा बेगम हैरान हुई। "अम्मी, मैंने आपको बताया था ना सामने घर में लोग शिफ्ट हुए हैं। ये अम्मा जी वहीं रहती हैं, बाहर निकली थीं कि किसी से जान-पहचान बढ़ाने के लिए, तो मैं अपने साथ ले आई। और माँ जी, ये मेरी अम्मी हैं, मिसेज़ मिर्ज़ा।" वो इन दोनों को बैक वक़्त मुखातिब करते बोली और लॉन में रखी 4 कुर्सियों में से एक पर इनको बिठाते बोली। तो वो सर हिलाती उनके पास बैठी, जबकि रीबा खुद किचन में चल पड़ी और उनके लिए कुछ लाने को। कुछ देर बाद जब वो चाय के लौआसमात उठाए लॉन में आई, तो वो दोनों खवातीन ज़ोरों-शोर से बातें करने में मसरूफ़ थीं, जैसे पता नहीं कितनी जान-पहचान हो इनकी। "अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं?" वो रीबा को देखकर मिर्ज़ा बेगम से बोली। "अम्मा जी, मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक ये रीबा और दूसरा मेरा बेटा फ़ाइक, जो इस वक़्त ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है।" "अच्छा, अच्छा, वैसे मिर्ज़े, ये तेरी बेटी नहीं पढ़ती क्या?" "हैं? मिर्ज़े?" रीबा अपनी माँ को मिर्ज़े बोले जाने पर पहले हैरान हुई, फिर एकदम हँसी तो हँसी गई। "अम्मा जी, मेरा नाम जन्नत है, जन्नत मिर्ज़ा। मिर्ज़े नहीं, मेरे शौहर का नाम मिर्ज़ा है।" मिसेज़ मिर्ज़ा बेगम रोहानसी होते उनसे बोली थीं। "लो, तो फिर क्या हुआ, अगर मैंने मिर्ज़े ही बोल दिया तो?" वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुँह फुलाकर बोली थीं। "जी अम्मा जी, आपको ठीक लगे बोल लीजिएगा।" मिर्ज़ा बेगम गहरा साँस भरकर बोलीं। रीबा दिलचस्पी से उनकी गुफ्तगू सुनती, मज़े ले रही थी। उसको ये माँ जी बहुत अच्छी लगी थीं। शाम के 7 बज चुके थे जब सफ़ीर घर में दाखिल हुआ। वो अपनी बेबे को ढूँढता हुआ इनके कमरे में आया, लेकिन उसको बेबे कहीं नज़र ना आई, तो वो फ़ैज़ू से पूछने चल पड़ा, "फ़ैज़ू, बेबे नज़र नहीं आ रही, कहाँ है?" "साहब जी शाम को बाहर निकली थी, कह रही थी कि सामने पड़ोसियों के घर जा रही हूँ, बस इतना ही बताया उन्होंने, अभी तक वहाँ से आई नहीं है।" वो किचन में रात के खाने की तैयारी कर रहा था, फ़ौरन से सब छोड़ता उसके पास आया। "क्या? अभी तक वहाँ से नहीं आई?" वो जितना हैरान होता कम था। "फ़ैज़ू, किसी दिन तुमने मुझसे बहुत मार खानी है। बेबे अभी तक नहीं आई वहाँ से, तो तुम ही पूछ आते तुम्हें मैं किस लिए इस घर में लाया हूँ।" वो उस पर बुरी तरह से बरहम होते बोला, फिर घर से निकलता कि वहाँ जाकर बेबे को ला सके। "अच्छा दादो, फिर क्या हुआ?" फ़ाइक इश्तियाक से पूछता, मुकम्मल उनकी तरफ मुतवज्जो था। रीबा भी इर्द-गिर्द कुशन बिखेरे उन पे लेटी ध्यान से उनकी एक-एक बात सुन रही थी और अम्मा जी को
और क्या चाहिए था? मुकम्मल तवज्जो और इतनी अहमियत मिलने पर वो खुश होती और वो जोश व खरोश से अपना कोई किस्सा सुनाने में लगी हुई थीं। अरे फिर क्या होना था? मैंने भी 1 की 2 सुना डाली। इस मिसनी को, उसे भी तो पता चलना चाहिए था ना। सकीना रहमान भी किसी से कम नहीं, वो इतराकर बोलीं। तो फाइक और रिबा मुस्कुरा दिए। दरवाजे की बेल बजने पर मिसेज़ मिर्ज़ा बेगम बाहर निकलीं तो दरवाजे पर कोई 28 साल के लगभग नौजवान को खड़ा देख हैरान हुई। जी बेटा, किससे मिलना है आपको? उनके सामने आ जाने से एक बार तो वो झिझक गया। वो आंटी मेरी बेबे यहाँ आई हैं क्या? बेबे? कौन बेबे बेटा? मेरा मतलब दादी। मेरी दादी, क्या वो यहाँ आई हैं? ओह! अच्छा, अच्छा, अम्मा सकीना जी की बात कर रहे हो। हाँ, वो अंदर ही हैं। आओ ना बेटा, अंदर तो आओ। मुझे मालूम नहीं था वो तुम्हारी दादी हैं। वो माज़रत करते बोली। अरे नहीं, नहीं आंटी जी, बस मैं यहीं ठीक हूँ। आप प्लीज़ इनको बुला दें। उन्होंने अपनी मेडिसिन भी लेनी है, वक़्त बहुत हो चुका है। वो संजीदगी से बोला तो मिसेज़ मिर्ज़ा भी बगैर उसको फ़ोर्स किए अंदर चल दीं। अम्मा जी, बाहर आपका पोता आया है। वो जो उनसे बातों में मसरूफ़ थीं, उनकी बात सुनते धक से रह गईं। अरे मर गए भई! मैं तो गई। वो फ़ौरन से जल्दी-जल्दी का शोर मचाते उठीं और फिर उनसे उठा ना गया तो फ़ाइक और रीबा ने जल्दी से पास आकर उनको हाथ से पकड़कर उठाया। क्या हुआ दादो? आप तो यूँ डर गईं जैसे छोटी बच्ची अपनी अम्मी के आने से डर जाती है। फ़ाइक हँसते हुए बोला। अरे! तुम्हें क्या पता, वो मेरी माँ से कम भी नहीं। मेरी माँ ही बना रहता है, ज़रा जो इधर-उधर हो जाओ। वो गेट से बाहर निकलीं तो सफ़ीर उनको खफ़गी से घूरने लगा और बगैर कुछ बोले किसी भी कोई बात किए उन्हें अपने बाजों के हल्के में लेके चल दिया। फ़ाइक और रीबा को उसका इन दोनों को इग्नोर किया जाना बुरा तो लगा और मिसेज़ मिर्ज़ा को भी, लेकिन वो क्या कर सकते थे, तभी चुपचाप अंदर आ गए। घर में दाखिल होते सफ़ीर उनसे कुछ ना बोला। फ़ैज़ू को खाना टेबल पर लगाने तक भी वो कुछ ना बोला और चुपचाप खाना खाने लगा। वो उसको चुपचाप खाना खाते हुए देख रही थीं। खाना क्यों नहीं खा रही? वो मैं पहले ही खा चुकी हूँ, सच में। इस फ़ैज़ू के फीके खाने मुझसे नहीं खाए जाते। वैसे क्या खाना बनाती है वो रीबा कि बंदा बस उँगलियाँ चाटता रह जाए। वो मज़े से बोली। वो अपना निवाला मुँह में डाले शौक़ से मुँह खोले इन्हें देखे गया। दिल में ख़्याल आया कि मेरी नाराज़गी की वजह से ही नहीं खा रही। तो दिल थोड़ा खुश हुआ कि मेरी नाराज़गी की फ़िक्र है, लेकिन इनका जवाब सुनते ही सारी खुशफ़हमी हवा बनकर उड़ गई। क्या मतलब फ़ैज़ू? फीके खाने बनाता है, वो बरहम हुआ। वो सारे फीके खाने मैं ही उसे कहता हूँ और देखें, वही सब मैं भी खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपको परहेज़ी खाना खाने को कहा है और आपने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अभी कुछ दिन पहले आपकी तबीयत मुश्किल से सँभली थी। वो अपना खाना वहीं छोड़ता कमरे में चला गया, तो वो उसे बुलाती रह गई। अब क्या करूँ? ये तो नाराज़ हो गया, अब बदले में मुझे कहीं जाने भी नहीं देगा। वो मुँह बसोड़ते बोली, बस जेलस होता रहता है। मेरी बेबे बेबे बस मेरे तक महदूद रहे और किसी तक नहीं हो, बस। वो ताज्जुब से सर हिलाकर रह गईं। कितना बदलिहाज़ बेटा है इनका, खुद वो इतनी स्वीट सी हैं और बेटा फ़ाइक बस भी कर दो, अब कब से कोसने दे रहे हो उसे, जैसे तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त हो। रीबा उसके बार-बार एक ही बात दोहराने पर तंग आकर बोली, आप ही मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या करूँ? देखा नहीं कैसे दादो को घूर रहा था। मुझे तो लगता ज़रूर इनका रवैया भी दादो के साथ ठीक नहीं होगा। क्या हम इन्हें अपने पास ले आएँ आप ही? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फ़ाइक, कैसी बातें कर रहे हो? हम इन्हें यहाँ कैसे ले आएँ? इनका अपना घर है रीबा, उसे डिपटते हुए बोली। तो वो खफ़गी से वहाँ से उठकर चला गया। लो, अब इसका मुँह बना रहेगा पूरा हफ़्ता, तुम्हें पता तो है उसे। आज तक ऐसी उनसियत कभी किसी से नहीं हुई। तुम्हारी अपनी दादी से कभी ऐसा रिश्ता बन नहीं सका ना, तो वो बना सकीं और नानो को तो तुम लोगों ने देखा नहीं। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिनसे उनसियत हो जाती है, फ़ाइक के भी वही एहसासात हैं। उसने कभी ये रिश्ते नहीं देखे और ना इन्हें महसूस किया कभी, इसीलिए वो ये ज़्यादा महसूस कर रहा है। तुम अब उसे डाँटने के बजाय उसे समझाना, वो समझ जाएगा। जन्नत बेगम उससे बोलती अपने कमरे में चली गई। रीबा उनकी बात सुनती गुमसुम सी होकर रह गई थी। माज़ी की बेरहम यादें ताज़ा हुईं तो आँखें भी खुद ब खुद नम होती गईं। उसे मालूम था कि उसकी माँ भी अब कमरे में अकेली बैठी इन सब से छुपकर अपना गम गल्त कर रही होंगी और वो इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी। फैज़ू, सफ़ीर चला गया अपने काम पर? नहीं बेबे, वो अपने कमरे में है, अभी तक नीचे नहीं आए। हाय अल्लाह! ये अभी तक मुँह बनाकर कमरे में बंद है। वो अपना माथा पीट कर रह गईं। वे सफ़ीर बाहर निकल क्या छोटे बच्चों की तरह नाराज़ होकर बैठा है। अब इस उम्र में तू मुझसे क्या चाहता है? मैं तेरे पीछे-पीछे भागूँ? वे मेरी उम्र का लिहाज़ ही कर ले कुछ। वो उसके कमरे के सामने हाँफती हुई आते बोलीं। सीढ़ियाँ चढ़कर उनका साँस फूल चुका था। वो उनकी आवाज़ सुनता फ़ौरन से बाहर आया। क्या बेबे, आप क्यों ऊपर आईं? अब देखें क्या हालत हो रही है। वो इन्हें अपने कमरे में लाता बेड पर बिठाकर खफ़गी से बोला, तो और क्या करूँ? अब तू मुँह बनाकर बैठा अपने कमरे में, कल से बंद है, ना ही नाश्ते के लिए आया नीचे। वो उसे घूर कर बोल रही थी, अरे आज एतवार है बेबे। मेरा इरादा लेट नाश्ते का था और आज सैफ ने आना था, बस उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसी के साथ खाना खाऊँगा। अच्छा चल, फिर मैं भी तभी खा लूँगी। क्या मतलब अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया? कहा तेरा इंतज़ार कर रही थी, वो उसे जताते हुए बोली।
तो वो तासुब से सर हिलाकर रह गया। बेबे आपका कुछ नहीं हो सकता, चले नाश्ता करें, फिर दवाई भी लेनी है आपने, ले लूंगी, वो भी अब वक्त ही क्या रह गया है, मैं भी तुम लोगों के साथ करूंगी, फिलहाल तो चलो तैयारी करो, सैफ बेटा आता ही होगा। जी वो तो ठीक है, मगर आपको शायद कोई बात करनी थी, वो इन्हें जताते हुए बोला। कौन सी बात, मुझे तो कुछ याद नहीं, क्या बात करनी थी तूने? वो जानकर भी अनजान बन गई कि कल रात की बात को छेड़ना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था, इसलिए वो बात को टाल गई। नहीं तो इनका वहां जाना भी बंद कर देता। लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स और बीवी के मामले में जेलसी दिखाते हैं और ये मुझ बुढ़िया को लेकर जेलस होता है। वो ये सोचकर कुड़ गई थी। दोनों दुनिया से अनोखा इनका पोता था। बेब अभी वो बात करता कि फैजू ने उसे सैफ के आने की इत्तला दी, तो वो फिर बात करने का सोचता इन्हें लेकर कमरे से निकला। शाम के 6 बज रहे थे और इस वक्त सफ़ीर ज़रूरी काम से सैफ के साथ ही निकला था। सैफ के काफ़ी देर तक यहाँ रहने पर और कुछ आज सफ़ीर के घर होने पर उनको भी बाहर निकलने का मौका ना मिल सका। तभी वो इस वक्त बोर होती टीवी पर कोई ड्रामा देख रही थी। दरवाजे की बेल बजने पर फैजू भागकर दरवाज़ा खोलने गया था। वो भी तजस्सुस में उसके पीछे आई। सफ़ीर तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो अपने पास घर की चाबी रखता था और उसे गए हुए को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। कौन है फैजू? हम हैं दादो। फाइक और रिबा दोनों एक साथ चहकते हुए बोले। इनकी आवाज़ सुनकर वो खुशी और जोश से उनके पास गई। अच्छा किया कि तुम दोनों यहाँ आ गए, नहीं तो मैं बहुत बोर हो रही थी। तो आप हमारे पास क्यों नहीं आई दादो? आपने कहा था आप आएंगी, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। फिर ही अब जाकर आप ही और मैंने खुद आपके पास आने का फैसला किया। फाइक इनके पास बैठते हुए जोश से बताने लगा। तो वो भी इतनी अहमियत पर जी जान से खुश हुई। क्या तुम लोग सच में मुझे याद कर रहे थे? तो और क्या, हम तो कल आपके जाने के बाद से ही इतना मिस करने लगे आपको। रीबा भी सोफे पर बैठते दोनों पाँव सोफे पर रखती, पास पड़े कुशन को अपनी गोद में रखते बोली, अरे क्या बताऊं, बस वो सफीर का दोस्त आ गया था आज, तो बस इसी वजह से नहीं निकल सकी मैं। वो मुंह के जाविये बिगाड़ते बोली, खैर तुम लोग बताओ क्या खाना पसंद करोगे? नहीं दादो, हम लोग खाना खा चुके हैं, बस आपसे मिलने आए थे। फाइक उनका हाथ पकड़ता मुस्कुराकर बोला था, लो भला ये क्या बात हुई, अब तुम लोग पहली बार आए हो और कुछ खाओगे भी नहीं? रुको जरा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। वो उनसे खफगी से बोलती फैजू को पुकारने लगी और उसे इनके लिए कुछ लाने को कहा। सफ़ीर सैफ के साथ किसी काम से निकला था। अब उसे इसके घर छोड़कर जल्दी-जल्दी के चक्कर में भी उसे आते हुए देर हो चुकी थी और उसे मालूम था बेबे उसके इंतज़ार में बैठी होंगी। लेकिन ये खुशफ़हमी भी धरी की धरी रह गई। जब वो घर में दाखिल होता लाउंज में पहुंचा तो वहां अलग ही महफिल जमी हुई थी, जिससे उसका मूड गारत हुआ था। बेबे बहुत ही मज़े से हाथ में हलवे की कटोरी पकड़े सोफे पर बैठी खा रही थी। करीब ही रखी मेज़ पर अनवाع अक़साम के खाने की चीज़ें पड़ी थीं और साथ में 2 अफ़राद, एक तो वही बिला वजह फ्री होने वाली लड़की और साथ में एक टीन एज लड़का भी था जो शायद उसका भाई था। सभी खाने से इंसाफ करते बातों में मसरूफ थे, ऐसे जैसे कोई दावत चल रही हो। और उसके गुस्से में जिस चीज़ ने इज़ाफ़ा किया था वो थी बेबे के हाथ में हलवे की कटोरी। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो गुस्से में दनदनाते हुए उनके पास आया तो बेबे जो अपनी मौज में बैठी हलवा खाते हुए मज़े से इन दोनों को कोई किस्सा सुना रही थी। सफ़ीर को सामने देख इनका मुँह को ज़्यादा चम्मच हवा में मुअल्लक रह गया। रंगत उसे देखकर सफ़ेद पड़ गई थी। बमुश्किल हलवे का निवाला हलक में उतारते उन्होंने बेबसी से हलवे से भरी कटोरी को देखा और फिर सफ़ीर को। फाइक और रीबा भी जो मज़े से बैठे थे इसकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गए। अरे सफ़ीर, तुम इतनी जल्दी आ गए? हड़बड़ाते हुए उनके मुंह में जो आया बोल दिया। बेबे वक्त देखा है आपने, मुझे आज आते हुए लेट हो गया था। और वो इनकी बात सुनता दांत पीस के बोला था। इन लोगों के सामने बेबे की ये बात उसे मजीद खौला गई। और ये आप क्या खा रही हैं? डॉक्टर ने आपको मीठे से मना किया है ना? तो फिर ये क्या है? और मैंने फैजू को सख्ती से मना किया था कि ये सब हमारे घर नहीं बनेगा, तो ये क्यों बनाया इसने? एक तो ये आज मुझसे बहुत मार खाएगा। वो गुस्से से बोलता फैजू को बुलाने लगा। ऐसे में फाइक और रीबा को उसने मुकम्मल इग्नोर किया, जिस पर वो बेइज्जती महसूस करते बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे। एक मिनट, इसमें फिरोज की कोई गलती नहीं है, वो मैंने ही ये हलवा बनाया था, प्लीज आप इसे कुछ मत कहें। इससे पहले कि वो फैजू की कुछ बोलता रीबा फौरन बीच में आते बोली। उसको बीच में मुदाखलत करते देख बेबे अपना सिर सर पीट कर रह गई। वो सर तासराते उसकी तरफ वो मुड़ा। ओह, तो ये आपने बनाया है? पूछ सकता हूँ किस खुशी में? जानती हैं आप, इनको मीठा सख्ती से मना है और पिछले 1 महीने से मैंने इनका कैसे ख्याल रखा है वो मैं जानता हूँ। आपको क्या ज़रूरत थी सती सावित्री बनने की? आपने मेरे घर में मुदाखलत की ही क्यों? और एक और बात, आप यहाँ इतनी देर तक कर क्या रही हैं? वक्त देखा है आपने? आपके घर में लड़कियों के इतनी देर तक रात बाहर रहने पर कोई रोक टोक नहीं होगी, मगर मुझे मेरे घर में किसी अनजान लड़की का इतनी देर तक रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में बोला। इतनी बातें सुनने के बाद रीवा की आंखें नम होने लगीं। किसी के आगे कभी आंसू ना बहने वाली की इसके सामने आंखें नम होने लगीं, तो वो जल्दी से सर झुका गई। मुबादा उसकी आंखों में मौजूद नमी को देख ले। उसकी बातें सुनते फाइक की भी अब बस हुई थी। 1 मिनट भाई, पहले तो जरा तमीज सीखिए किसी से।
तो छोड़ो, अपने बड़ों से बात कैसे की जाती है वो भी आपको नहीं पता, और आपको सीख लेना चाहिए कि किसी के घर आए मेहमान से बात कैसे की जाती है। तमीज़ तो आपको बिल्कुल भी नहीं, किसी लड़की से बात करने की भी। दूसरी बात, हम यहाँ दादों से मिलने आए थे, तो ये मामला उनके और हमारे बीच का है, आपको बीच में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो उसके कंधे तक आता था, फिर भी आँख उठाकर बात करता, कहीं से भी छोटा नहीं लग रहा था। खबरदार, जो आपने मेरी आपी से इस अंदाज़ में दोबारा बात की। बगैर पलकें झिपकाए वो अपनी बड़ी-बड़ी काली आँखों से घूरता उससे बोला। फिर 2 कदम चलकर वो बेबे के जानिब आया और उनके दोनों हाथों को पकड़ा। वो बदले में शर्मिंदगी और दुःख से उससे नज़रें भी नहीं मिला रही थीं। दादो, मैं आपका कल इंतज़ार करूँगा, आप आएँगी ना? वो उनसे मुस्कुराकर बोला, तो वो हैरत से सर उठाकर उसे देखने लगी। फिर हल्की-सी मुस्कुराहट से सर हाँ में हिला गए। चलो आपी, अब हम यहाँ नहीं आएँगे, वो रीबा से बोला, लेकिन देख सफ़ीर को रहा था, जो तब से चुप साकित खड़ा इस छोटे लड़के को देख रहा था, जो 2 मिनट में उसकी बोलती बंद कर चुका था। वो फ़ौरन से वहाँ से निकल गए, तो बेबे भी खुशी से इससे बगैर कोई बात किए अपने कमरे में चली गईं। सफ़ीर लब भींचकर इन्हें खामोशी से अपने कमरे में जाता देखता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई उनके पीछे उनके कमरे में जाने की। इनसे सुबह बात करने की सोचता वो थके कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। और इन कुछ दिनों में सफ़ीर को बेबे की खामोशी ने बेबसी और ज़िद होकर सर पीटने पर मजबूर कर दिया था। वो जो क्या-क्या ना सोचकर यहाँ शिफ्ट हुआ था, अब 1 हफ्ते में ही अपने पड़ोसियों से ज़िद हो चुका था, जो उसकी बेबे को उसके खिलाफ ही कर चुके थे। वो इसे किसी सूरत माफ़ करने को तैयार ना थीं, और तो और उसे तो यहाँ से वापस जाने की धमकी भी दे चुकी थीं, जिससे मजबूर होकर वो आज उनके गेट के सामने ना चाहते हुए भी खड़ा था। बेल बजाने पर कुछ ही देर बाद गेट खुला, तो सामने रीवा ही थी, और हैरान और साकित तो रीवा भी रह गई थी उसे अपने गेट पर देखकर। फिर कुछ सोचकर खफगी से बोली, दादू यहाँ नहीं है। बोलते ही वो दरवाज़ा बंद करने लगी, तो वो फ़ौरन से रुक गया। नहीं, मैं बेबे का नहीं पूछने आया, तो वो मैं उस दिन के लिए माफ़ी माँगने आया था। वो उसे देखने के बजाय इर्द-गिर्द देखते उससे बोला, तो आपको याद भी 1 हफ्ते बाद आया है? वो तंज़िया अंदाज़ में बोली। उसका तंज़ सुनता वो सख्ती से जबड़े भींच गया। देखो, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी माँगने आया था, माँग चुका हूँ। बेबे मुझसे तब से बात नहीं कर रही, और वो मेरे लिए क्या मुकाम रखती हैं शायद तुम कभी ना जान सको। तो प्लीज़ तुम और वो अपने भाई को अपने साथ घर लेकर आना और आकर उनसे मिलना। अगर फिर से इसी तरह घर लाकर बेइज़्ज़त करना, प्लीज़, मैं माफ़ी माँग चुका हूँ, मज़ीद ऐसा मत बोलो। वो इसकी बात बीच में ही काटते ज़िद होकर बोला। तो वो भी मज़ीद उसे तंग करने का इरादा तर्क करती मान गई। उसका इकरार सुनना था कि मज़ीद उससे बात किए या उसकी सुनने वो वहाँ से चला आया। वो मज़ीद इस लड़की से कोई बात नहीं करना चाहता था। ये सब भी वो अपनी बेबे के लिए कड़वा घूँट भरने पर मजबूर हुआ था। सारे अहलकारों को हदायत देते वो भी आगे बढ़ी। आज रात 12 बजे ही इन्हें यहाँ रेड का ऑर्डर मिला था। मंशियात की स्मगलिंग का काम यहीं से हो रहा था। काफ़ी देर से सबूत इकट्ठे करने के बाद ही वो ये सब कर पाने में कामयाब हुई थी, क्योंकि ये रेड किसी आम शख्स पर नहीं बल्कि इस शहर के मशहूर सियासी शख्सियत के फार्म हाउस पर डाली गई थी। इस सारे मिशन को वही लीड कर रही थी। ऐसे में वो उसके साथी अपनी जी जान की बाजी लगा रहे थे। आज इतने महीनों की मेहनत के बाद वो किसी भी हाल में फेल नहीं होना चाहती थी। अंदर 25 के लगभग लोग थे, हथियारों से लैस। बहुत से लोग पकड़े जा चुके थे और ढेर सारी मंशियात भी वो अपनी तहवील में ले चुके थे। मगर कुछ लोग घुटने टेकने पर राज़ी नहीं हो रहे थे। करीब 2 घंटे की जान-तोड़ कोशिश के बाद वो सब पर काबू पाने पर कामयाब हुए। आज इस बीच में वो अपना बाजू भी ज़ख्मी कर चुकी थी। गोली उसके बाजू को छूकर गुज़री, जिससे बचत हो गई। लेकिन इस सब के बाद भी वो अपने ज़ख्मी बाजू से लापरवाह थी। मैम, आपका काफ़ी खून बह चुका है। प्लीज़ पहले अस्पताल चलें, फिर आपको वापस थाने भी चलना है। ग़ुलाम खान से जब रहा नहीं गया, तो फ़ौरन फ़िक्रमंदी से बोला, हाँ ठीक है, चलो। और सुनो, मेरे घर से फ़ोन आए तो बोलना मीटिंग में हूँ, और मेरे ज़ख्मी होने के बारे में तो बिल्कुल मत बताना। वो वार्न करने वाले अंदाज़ में बोली, जी ठीक। वो फ़ौरन खफगी से आँखें घुमाकर बोला। तो वो सर झटक कर जीप में बैठी, तो गुलाम खान भी ड्राइविंग सीट पर आया। अस्पताल से बैंडेज करवाते उसे 2 बज चुके थे। सब काम से फारिग होते वो फ़ौरन घर के लिए निकली। अपना ख़राब यूनिफ़ॉर्म वो पहले ही चेंज कर चुकी थी, क्योंकि जन्नत बेगम को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो गेट के पास पहुँचते ही किसी को भी डिस्टर्ब किए बगैर वो कार से निकलती, गेट खोलकर कार अंदर पार्क की। दूसरी तरफ सफ़ीर अपने ऑफ़िस के काम की वजह से अब फारिग हुआ था और सोने का इरादा करता उठा था। सब सामान समेटते वो खिड़की की तरफ आया, जो खिली खुली हुई थी। उसे बंद करते उसकी नज़र रीबा पर पड़ी, जो रात के इस वक़्त घर आई थी। उसका रात के इतनी देर तक घर से बाहर रहना उसे बहुत नागवार गुज़रा। यकलख़्त बहुत से मनफ़ी ख़यालात उसके ज़हन में उभरे थे, और फिर वो सर झटक कर खिड़की बंद करता अपने बेड की तरफ बढ़ गया। रीबा जैसे ही लाउंज में आई, तो जन्नत बेगम को जागते पाकर वो गहरा साँस भरकर रह गई। आप अभी तक जाग रही हैं? आपको पता तो है मेरी नौकरी ऐसी है। वो थकावट और दर्द से चूर खुद को नॉर्मल करते उनसे बोली, हाँ जानती हूँ, मगर क्या कर सकती हूँ। माँ जो हूँ, दिल के हाथों मजबूर। जब तक एक बार तुम्हें घर खैरियत से ना देख लूँ, सुकून कहाँ आता है। वो उसका सर चूमती मोहब्बत से बोली, तो वो उनके हाथ थामकर अपने होठों से लगा गई। देख लिया ना, अब मैं आ गई हूँ, अब जाकर आराम करें।
सुबह बात करेंगे, मैं बहुत थक चुकी हूँ और खाना भी खा चुकी हूँ। वो उसकी बात सुनते सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। वो अपने कमरे में आते ही बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटी और कुछ ही देर में उसे अपना होश तक ना रहा। सुबह उसके कमरे से ना निकलने पर जन्नत बेगम फाइक को कॉलेज भेजती उसके कमरे में आई तो वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। वो हवास बागता होकर कमरे से बाहर निकली। डॉक्टर को फ़ोन करने, फिक्र न करें, मैंने मेडिसिन दे दी है, कुछ देर तक ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो और ध्यान रहे इनकी बैंडेज चेंज करवा लीजिएगा। डॉक्टर इन्हें हिदायत देते जा चुकी थी और जन्नत बेगम गुमसुम सी उसके सरहाने बैठी उसे देख रही थी। ये आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? वक्त देखा है क्या हुआ है आपको? अभी आपको अपनी दवाई भी लेनी है। सफ़ीर उनको हड़बड़ी में जाता देखकर झुंझलाकर बोला, अरे वो बच्ची इतनी बीमार है, उसका पता करने जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। वो नाराजगी से उससे बोलकर धीरे धीरे से चलती घर से निकली तो वो गुस्सा जब्त करते रह गया। बीमार सब नाटक है, सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए अटेंशन से कर। यार तू क्यों खार खाता है इस लड़की से? तेरा क्या बिगाड़ किया है उसने? बेबे से ही तो मिलती है। वो सैफ तासुब से सर हिलाते बोला, मुझे नहीं पसंद किसी की दखल अंदाजी, तुम्हें मालूम तो है, फिर क्यों ऐसे बोल रहे हैं? और वो बेचारी से बोलता कुर्सी की पूछ से टेक लगाकर खुफगी से उसकी और देखने लगा। इस वक्त वो दोनों सफ़ी के ऑफिस में बैठे किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। ना चाहते हुए भी उस लड़की का जिक्र इनके बीच आ चुका था। सैफ बेबे की इसके साथ नाराजगी से भी वाकिफ था, तभी इससे बोला, हर लड़की को एक ही तराजू में ना तोला करो, सब एक जैसी नहीं होती और अब तुम्हें अपनी ये बिला वजह की खुद साख्ता सोचों से निकल आना चाहिए। अगर सुकून की जिंदगी बसर करना चाहते हो तो माहीन ने जो भी किया उसका सबक इसको जरूर मिलेगा। और बस करो यार, इसको नाम भी मत लो इसका मेरे सामने, मेरा खून खोलने लगता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो नफरत का इजहार करते बोला तो सैफ लब भींच कर रह गया। वाहिद वही उसका दोस्त था जो बिला तकल्लुफ़ उससे ये बातें कर सकता था, जो उसकी ज़िंदगी के सब पहलू से वाकिफ़ था। अभी ये बहस मज़ीद जारी रहती कि ऑफ़िस का दरवाज़ा नॉक हुआ। उसका सेक्रेटरी था जो उसे मिस तारा फ़ारूक के आने का बता रहा था, जिससे इसका मूड बुरी तरह ऑफ हुआ था। सैफ दिल जलाने वाली मैनिखेज़ मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखने लगा। उसे नज़रअंदाज करते वो सेक्रेटरी को अभी अपने मसरूफ़ होने का बोलता कि वो खुद ही उसके ऑफ़िस में चली आई। मिस्टर सफ़ीद, दैट्स नॉट गुड। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ और आप हैं कि मेहमान को इतना वेट करवा रहे हैं। वो मुस्लिम खूबी से एक अदा से अपने डाई किए गोल्डन बाल झटकते बोली, मेरा ख्याल है मुझे अब जाना चाहिए, तुम्हारी खास मेहमान आई है तो तुम इनको वक्त दो। सफ़ीर, मैं फिर मिलता हूँ। वो उसकी हालत से महफूज होता उसके इशारों को नज़रअंदाज करता वहां से निकला और दरवाजे के पास पहुंचते ही उसको आंख विंक करना ना भूला, जो सफ़ीर को मज़ीद तपा गई। जी फरमाई मिस, आपको मुझसे कोई काम था? जहां तक मुझे याद है तो सब बातें आपके पापा से मैं इस प्रोजेक्ट के फाइनल कर चुका हूँ। मज़ीद मेरा नहीं ख़्याल कि किसी डिस्कशन की ज़रूरत थी। वो संजीदगी और बग़ैर किसी लचक के बोला, तो क्या हुआ मिस्टर सफ़ी, ज़रूरी तो नहीं हमेशा काम ही हो सकता है। अब हम पार्टनर्स हैं। मेरा मेरा मतलब है कि बिज़नेस पार्टनर। वो गड़बड़ाकर वज़ाहत करते बोली। वो तब भी चुप रहा। मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो सोचा आपसे मिलती जाऊँ, लेकिन मैं फ़ारिग बंदा नहीं हूँ। मिस, मुझे और भी बहुत से काम हैं, सो नेक्स्ट टाइम पहले मेरे सेक्रेटरी से पूछ लीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। वो उसे मज़ीद कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर वो अपने ऑफ़िस का दरवाज़ा उसके लिए खुलता जैसे इसे यहाँ से दफ़ा हो जाने का कह रहा था और वो लब भींचती इस बेइज़्ज़ती पर सुर्ख़ चेहरा लिए वहाँ से तन-फन करती निकली। अपने सेक्रेटरी को बुलाकर वो उस पर बरहम होने लगा था। आइंदा ये जब भी यहाँ आए तो मुझ तक भेजने के बजाय इसे वापस चलता करना, चाहे जैसे भी करके, समझे? वो उसे दृष्टि से बोला तो वो घबराकर जी सर बोलता वहां से निकला। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई रिबा, क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, फाइक का क्या होता, हम दोनों का सोचा है तुमने? वो रोते हुए उससे बोली। वो बेबसी से इन्हें रोता हुआ देख रही थी। फाइक का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था जब से उसे पता चला था कि उसे गोली लगी है। ये हमेशा ऐसे ही करती हैं अम्मी, मैं अब इनसे बात नहीं करूंगा। फाइक शदीद गुस्से में रोते हुए बोलता अपने कमरे में बंद हो चुका था और बेबसी से इनको देख रही थी। आप जानती हैं मेरी जॉब कैसी है, फिर भी आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। बस इसी वजह से, आप लोगों की इसी हालत की वजह से नहीं बताया मैंने। क्यों नहीं समझते आप लोग मुझे? वो रोते हुए चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। आपको तो खुश होना चाहिए अम्मी, अपने बाप को ये साबित कर चुकी हूँ मैं कि मैं भी किसी बेटे से कम नहीं हूँ। जिसे साबित करना चाहती है उसे मालूम तक नहीं है, वो अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश होगा। तुम क्यों इतनी हलकान हो रही हो रीबा? वो बेबसी से बोली। ना भी पता हो तो बहुत जल्द पता चलेगा और वो पछताएंगे। मुझे बस इसी दिन का इंतज़ार है और फिर मैं इन्हें धुतकार दूँगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने मुझे धुतकारा था, सिर्फ़ इसलिए कि मैं एक लड़की थी। और मैं सब पता करवा चुकी हूँ अम्मी, आपको मालूम नहीं, जिस औरत से उन्होंने बेटे के लिए शादी की थी, वो इन्हें कोई औलाद नहीं दे सकती। वो तंज़िया अंदाज़ में उनसे बोली तो जन्नत बेगम फ़क निगाहों से इसे देखने लगी।
क्या बोल रही हो रीबा? तुम्हें अंदाज़ा भी है इस इंसान को फ़ाइक का नहीं पता कि उसका बेटा भी है। एक बेटी के अलावा तो वो फ़ाइक को हमसे छीन लेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ रीबा, अपनी माँ पर रहम खाओ। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है अपनी ज़िंदगी में। अब तुम में से किसी की भी जुदाई मेरे लिए मौत का सबब बनेगी। तुम ये नौकरी छोड़ दो। तुम्हारी नानों ने तो इतना कुछ छोड़ा है कि हम आराम से ज़िंदगी गुज़ार सकें, और तुम्हारी शादी भी मैं धूम-धाम से कर सकती हूँ। वो उसके दोनों हाथों को पकड़े इल्तिजाइया अंदाज़ में बोली। इनकी सब बात सुनकर वो तड़प उठी थी। नहीं अम्मी, प्लीज़ ऐसा मत बोलें। ये नौकरी अब मैं नहीं छोड़ सकती। इस पेशे से मुझे बहुत मोहब्बत है। मेरी जान तो जा सकती है, मगर मैं ये नौकरी किसी भी हाल में नहीं छोड़ूँगी। आप मुझसे ऐसी ज़िद मत करें। और रही बात फ़ाइल की, तो कोई उसे हमसे अलग नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है आपसे, और वो शख्स अब इस काबिल भी नहीं कि ये सब कर सके। और रही बात मुझे गोली लगने की, तो अम्मी, मौत तो सबको आनी है। इसके लिए तो बस एक बहाना ही काफ़ी है, और वो जो भी हो, मैं इस पेशे से ताल्लुक़ ना भी रखूँ तो कौन-सा मौत मुझसे दूर रहेगी। आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने कितनी ही माँओं की गोद उजड़ने से बचाई है, और ये मिशन कामयाब ठहरा। मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पर कि खुदा ने मुझे तुम जैसी बेटी से नवाज़ा, जो मेरे बुरे से बुरे हालात में मेरी ढाल बनी। वो नम आँखों से बोलती उसे अपने सीने से लगा चुकी थी, जबकि दिल दर्द से फटा जा रहा था अपनी बच्ची की ये हालत देखकर। वो जानती थी कुछ मामलों में किसी की नहीं सुनने वाली थी। वक़्त ने उसको हर दर्द चुपचाप सहने के साथ बहुत तल्ख़ भी बना दिया था। सबसे हँसकर मिलने वाली अपने अंदर क्या कुछ दर्द लिए फिरती है, किसी को मालूम तक नहीं था। उसने आज तक ना अपनी माँ को इन बातों की हवा लगने दी थी। चले, अब सुलह हो गई हो तो मैं जाकर ज़रा अपने शहज़ादे को मना लूँ। उसकी नाराज़गी बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। वो रुहानसी होती अपने कमरे से निकली। अब जब तुम इसकी कोई बात नहीं मानोगी तो ये सब तो झेलना पड़ेगा तुम्हें, आखिर वो भी तुम्हारा भाई है। जन्नत बेगम उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोलती, उसके साथ हो ली। इस वक़्त वो अपने कैजुअल ड्रेस में थी। अपने किसी केस की पूछताछ करती यहाँ मॉल आई थी कि उसकी नज़र सफ़ीर पर पड़ी। वो किसी बुज़ुर्ग औरत का सामान पकड़े इन्हें सड़क पार करवा रहा था। इस ज़रात का ये रूप देखकर वो बहुत हैरान हुई थी। उसे देखकर उसके लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल जाते थे। अब भी वो पुरशौक नज़रों से उसे देख रही थी। सफ़ीर, शेरज़ाद, तुम इस दिल को बहा गए हो। क्या करूँ? अब भी मैं अपने इस दिल के साथ, ये दिल आया भी तो किस पर जिसके मुझे देखकर ही मुँह के ज़ाविये बिगड़ जाते हैं। अब क्या होगा मेरा? वो एकदम ही दिलगिरफ्तगी से खुद से बुड़बुड़ाई थी। आज बहुत दिन बाद उसका दिल किया बेबे से खुद मिलकर। अपने नए केस की वजह से वो वक़्त भी नहीं निकाल पा रही थी, और घर भी लेट आ रही थी। अब वो अपने घर से निकली और उसका रुख सफ़ीर के घर की तरफ था। गेट खुला देखकर वो हैरान हुई। फिर दूर फैज़ू को जाते देख वो समझ गई पास ही किसी शॉप तक गया होगा, मगर उसकी इस लापरवाही पर उसे सख्त गुस्सा आया था। वो गेट बंद करती अभी उसने अंदर कदम बढ़ाए ही थे कि गेट की बेल होने पर वो गुस्से से पलटी कि ज़रूर फैज़ू होगा। गेट खोलने पर वो इससे पहले कुछ बोलती, जब उसने गेट के पास मॉडर्न सी बोल्ड ड्रेस में किसी लड़की को खड़े देखा, उसका मूड सख्त खराब हुआ उस लड़की को देखकर। जी, किससे मिलना है आपको? वो मुँह के ज़ाविये बिगाड़ती इसे घूरकर बोली। तुम कौन हो और सफ़ीर के घर में क्या कर रही हो? उस मॉडर्न सी लड़की ने बैक वक़्त आँखों में हैरानी और नागवारी लिए उससे पूछा, क्या मतलब क्या कर रही हूँ? मेरा घर है, अपने मियाँ के साथ रहती, और घर में लोग क्या करते हैं? वो आँखें पिटपिटाकर बोलती साथ पीछे घर के अंदर भी देख रही थी, कहीं पकड़ी ना जाए। क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर, शौहर? तो तुम सफ़ीर की वाइफ़ हो? वो शौक से बोली। जी बिल्कुल। आपको कोई शक? वो नाक सिकेड़ कर बोली। वो अलग बात के अंदर पकड़-धकड़ जारी थी। कहीं वो जल्लाद यहाँ ना आ जाए। अच्छा देखिए, हमारा वक़्त ज़ाया नहीं करें। हम लोगों की भी कोई प्राइवेसी है। अब संडे वाले दिन तो हम मियाँ-बीवी को बख्श दिया करें। आ गई वो उठकर ऑफ़िस का काम लेकर। संडे को भी स्कूल नहीं, वो जल्दी से बोलती उसके मुँह पर गेट बंद कर गई। तारा इस सलूक पर हक्का-बक्का रह गई। अभी तो सफ़ीर के शादीशुदा होने के सदमे से ठीक से नहीं निकल पाई थी कि ऊपर से इतनी बेइज़्ज़ती। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट किया, जैसे मैं कोई एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ। ये हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी, सफ़ीर। वो गुस्से से बंद गेट को घूरते बोली और वहाँ से चली गई। इधर रीबा सफ़ीर के घर पर मौजूद ना होने का शुक्र मनाती, बेबे से मिलती, उनके पास कुछ देर बैठती, वहाँ से फ़ौरन निकल आई। वो अभी सफ़ीर का सामना तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। शहर में इस वक्त बढ़ती चोरी डकैती की वारदातों ने शहरियों को बहुत परेशान कर दिया था। ऊपर से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने मजीद सूरत हाल तबाह कर दी थी। मुश्किल से आए चार पैसों को भी ये इन गरीबों से छीन लेते थे। इस वक्त भी थाने में एक शोर बरपा था। एक जख्मी बूढ़ा शख्स रो रो कर उनसे मदद की अपील कर रहा था। उसकी मेहनत से कमाई जमा पूंजी तो गई, साथ उसका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, जो बचाने के चक्कर में इनकी गोलियों का निशाना बन गया था। वो अपने ऑफिस में बैठी किसी ज़रूरी केस की स्टडी कर रही थी कि इस शोर पर अपने केबिन से बाहर आई। क्या हुआ है? क्यों इतना शोर हो रहा है? वो मखसूस अपने प्रोफेशनल अंदाज में संजीदगी से बोली।
मैम, डकैती की वारदात का केस आया है और मैम ये वही हैं जो हर बार अपने असर-सोच से बच जाते हैं। निशानदेही भी हो चुकी है मगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही अंदर रह सकेंगे। कांस्टेबल की बात सुनकर उसका खून खौलने लगा था। एक नज़र इस बूढ़े ज़ईफ़ पर डाली जो बेबसी की दास्तान बना उसकी तरफ आस से देख रहा था। रफ़ीक, चाहे 1 दिन के लिए ही क्यों ना हो, फ़ौरन से गिरफ्तार करो। इन लोगों को शाम में मुझे वो लोग कहाँ चाहेंगे, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। फ़ौरन टीम लेकर निकलो, देर ना हो। वो इन्हें ऑर्डर देते अटल लहजे में बोली तो वो सर हिलाकर चला गया। इस शख्स को लेकर अपने कैबिन में आई, मुलाजिम से कहकर इनके लिए पानी लाने को कहा। बाबा आप फिक्र मत करें, आपका पैसा भी मिलेगा आपको और इनको सजा भी कि दोबारा वो ये काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। बेटी मुझे मेरे पैसे मिल जाएं, यही बात है। मेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए पैसे हम दोनों ने बहुत मुश्किल से जमा किए थे। मेरी बेटी की शादी बहुत मुश्किल से तय हुई है। रिश्ता ना मिलने की वजह से उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। बस खैर से मुझे वो पैसे मिल जाएं। बेटी तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मुझ लाचार पर उसके सामने हाथ जोड़ता वो ज़ईफ़ शख्स रो पड़ा। उनकी बात सुनती वो खुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे बिठा चुकी थी, लेकिन इन लोगों को इबरतनाक सज़ा ज़रूर देने का पक्का इरादा कर चुकी थी, चाहे इसकी नौकरी ही क्यों ना खतरे में पड़ती। क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस्टर फ़ारूक, ये डील आपने किस खुशी में ख़त्म की है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था? फिर उसकी सेक्रेटरी के ज़रिए इसे ये नोटिस मिला था और वो शदीद गुस्से में उनके ऑफ़िस में मौजूद था। जवाब मिस्टर फ़ारूक के बजाय तारा की तरफ से आया, जो उनके ऑफ़िस में ही साइड पर पड़े सोफ़े पर बैठी थी। देखो मिस्टर, इतना चीखने और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। ये डील मैंने ही साइन की थी, तो तोड़ भी मैं रही हूँ और इसकी वजह अपनी बीवी से पूछो, जिसने मुझे बेइज़्ज़त करके तुम्हारे घर से निकाला। तारा नफ़रत भरे अंदाज़ में बोली। उसे उसका शादीशुदा होना ही हज़म नहीं हो रहा था। व्हाट द हेल बीवी! क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी कहाँ से आई? वही जो तुम्हारे घर पर थी और खुद को तुम्हारी बीवी बोल रही थी। देखो, तुम फिर से ये इल्ज़ाम लगा रही मुझ पर और 1 मिनट तुम मेरे घर पर क्या करने आई थी? वो झुंझलाता ज़ब्त खोकर गुस्से में बोला। तारा एकदम गड़बड़ा गई। बिहेव मिस्टर सफ़ीर, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। जब एक बार बोल चुकी है मेरी बेटी की डील कैंसल है, तो बस बात खत्म। मैं अपनी बेटी की कोई बात रद्द नहीं करता। सो बेहतर है यहाँ से चले जाएँ, नहीं तो मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। मिस्टर फ़ारूक बदतमीज़ी से बोले तो वो मज़ीद कोई बात किए बगैर एक नज़र इन दोनों को गुस्से से घूरता चला गया। कार ड्राइव करते सख्त गुस्से में उसका रुख घर की जानिब था। वो गम और गुस्से से अपनी कार घर खड़ी करते वापस बाहर निकला। उसका रुख रीबा के घर की जानिब था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ इस लड़की के मजाक की वजह से उसके हाथों से निकल गया था और साथ ही उसे इस तारा से जाने क्या कुछ सुनने को मिला जिसको वो किसी खाते में नहीं लादा था। उसकी बात सुनकर उसको अंदाजा हो चुका था ये सब किया धरा इस लड़की का ही था। बेल बजाने पर दूसरी तरफ रीबा की अम्मी थी, वो जो बगैर देखे शदीद गुस्से में उसको सुनाने लगा था, लेकिन मिसेस जन्नत को देखकर लब भींच कर रह गया। वो मुझे मिस रीबा से मिलना था, कोई ज़रूरी काम था। बेटा वो तो इस वक़्त अपने ऑफ़िस होगी, घर नहीं है। जन्नत बेगम उसको अपने गेट पर और वो भी रीबा का पूछते देख हैरान होकर बोली थीं। वो यकलख़्त शदीद हैरान हुआ, इनकी ऑफ़िस वाली बात सुनकर। वो तो उसे किसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट समझा था, ये जॉब कब से करने लगी? क्यों? क्या हुआ? खैरियत है ना? मिसेस जन्नत उसे सोचों में गुम देखकर मुतफ़िक्र सी बोलीं। नहीं आंटी, खैरियत ही बस। क्या आप बता सकती हैं वो कब तक आएँगी? आज का मैं नहीं बता सकती, अक्सर तो वो रात को भी नहीं आती है। क्या, रात तक? हाँ बेटा, अगर ज़्यादा ज़रूरी काम है तो मैं उसे बता दूँगी, वो तुमसे घर आकर मिल लेगी। जी ठीक है आंटी, आपका शुक्रिया बहुत। वो इनका शुक्रिया अदा करते मायूस सा वहाँ से चला आया। बताकर भी नहीं गया का क्या काम था? आजकल के बच्चे भी ना बड़ों को तो कुछ समझते ही नहीं। जन्नत बेगम कंधे उचकाकर रह गईं। वापसी घर की तरफ आते वो खुद से ही सवाल जवाब करते उलझा हुआ था। ये किस ऑफिस में काम करती है जो अपने एम्प्लॉय को रात तक बिठाकर काम लेते हैं? और आंटी कितने आराम से बता रही थी कि जैसे बेटी की नहीं बेटे की बात कर रही हूँ और बेटी की इस रूटीन से कोई मसला ना हो। कैसी लापरवाही है वो भी एक लड़की के मामले में। ज़रूर सबको धोखे में रखा होगा इसने। शक्ल से जितनी मासूम लगती है हरकतें उसके उलट हैं। कितनी भोली माँ है। और भाई अपनी बहन के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करता। वो तल्खी से सोच सका। दोपहर का वक्त था, बाजार लोगों के हजूम से पुर था। पैर धरने की जगह तक ना थी। लोग अपनी-अपनी रोज़ी-रोटी कमाने में जुटे हुए थे। एक-दूसरे से लापरवाह, मसरूफ़ से अपने-अपने कामों में लगे हुए थे। ऐसे में एक तरफ से उठता शोर इन लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करने में कामयाब हो गया था। लोगों की भीड़ अब आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ जमा होना शुरू हो गई थी। वो सब और इससे आस-पास से गुज़रते लोग भी अब इस भीड़ में जमा होना शुरू हो गए थे, असल माजरा जानने के लिए। कुछ लोग इश्तियाल गुस्से से भरे 3 लोगों को घसीट कर ला रहे थे, जो इनको गालियाँ बकते खुद को छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। देखो, छोड़ दो हमें, नहीं तो बहुत बुरा पछताओगे तुम, जानते नहीं हमें। हम लोग सिर्फ़ इतना जानते हैं कि तुम वो हरामखोर लोग हो जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। मेहनत मज़दूरी से कमाया जाने वाला हमारा रिज़्क हलाल तुम लोगों के पेट का लुक़मा बन जाता है। तुम लोगों के लूट-मार डकैती की वजह से बहुत से लोग तो ज़िंदगी से हाथ तक धो बैठे हैं।
किसी की माँ की गोद उजाड़ देते हो तो किसी के सर से बाप और शौहर का साया छीन कर भी आराम से खुलेआम दनदनाते फिरते हो। और रही पुलिस की बात, तो मज़लूम बस इंसाफ की राह तकते-तकते अगले जहाँ पहुँच जाता है। वो शख्स चीख-चीख कर लोगों को भी इश्तियाल दिला रहा था। बाकी 3 लोग अपनी टाँगों और मुक्कों से उनकी खिदमत कर रहे थे। और लोगों के हजूम जमे गफ़ीर को बस एक चिंगारी की ही तो ज़रूरत होती है। जो इंसान से इसका कसूर तो बाद में पूछते हैं, इसको सज़ा सुनाते हैं। सबके इतना सुनने की देर थी कि वो सब गम और गुस्से से इन पर टूट पड़े। इन लोगों की चीखों-पुकार हजूम में ही दबकर रह गई। वो लोग जो इनको यहाँ तक लाए थे, हजूम से निकलते वहाँ से गायब हो चुके थे। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँचती इन लोगों के हजूम को हटाने लगी, लेकिन इनके आने से पहले ही भड़की हुई अवाम ने उनको किसी काबिल नहीं छोड़ा था। एक की तो मौका पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी 2 की बाजू और टाँगों की हड्डियाँ टूट चुकी थी कि वो सारी उम्र के लिए माज़ूर हो चुके थे। मैम, अगर आपके इस कारनामे की खबर ऊपर तक पहुँच गई ना, तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। गुलाम खान परेशानी से बोला। आपकी तो खैर है मैम, मगर मेरे घर में अकेला ही कमाने वाला हूँ। गुलाम खान, अब परेशान क्यों होते हैं आप? आपका नाम इसमें कहीं नहीं आएगा और बेफ़िक्र रहें, आपके घर वालों की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। मेरे होते फ़िक्र मत करें। अंदाज़ में लापरवाही थी, जैसे ये इतनी अहम बात ना हो। खैर ये सब छोड़ें और ये बताएँ, शमी की शादी हो गई थी? लड़के वाले को कोई मसला तो नहीं कर रहे? वो खुश तो है ना? अब के अंदाज़ फ़िक्र लिए हुए था, जैसे बहुत अहम बात हो। जी मैडम, आप जो मेरी बेटी की शादी पर इन लोगों को धमकी देकर आई थीं, उनकी मजाल जो वो अपनी मौत को दावत दें। शमी भी बहुत तेज़ है, मजाल है जो कोई बात आपसे छुपाए। मुँह बनाकर निरूठेपन से बोला, तो रीबा मुस्कुरा दी। हाँ, तो ठीक करती है, वो समझदार है बहुत। इस दिन वो ना बताती तो आप तो बेटी को बोझ समझते मज़ीद कर्ज़े में डूबने की तैयारी कर रहे थे, जो फिर सारी उम्र ख़त्म तो ना होता, उल्टा बढ़ना था। वो तंज़ी अंदाज़ में बोली, आप आप मुझे मुँह से घुमा रही हैं मैम। मेरी जान यहाँ आती हुई जा रही है और आपको कोई टेंशन ही नहीं है। इस सब का आपकी नौकरी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, जानती हैं आप? वो झुल्लाते हुए बोला। अंदाज़ में उसके लिए फ़िक्र थी। गुलाम खान उसकी वार्निंग देती नज़रों को देखते वो नाराज़गी से सलाम करते वहाँ से चला गया। वो तासुब से सर हिलाकर रह गई। सारा प्लान इसने सेट ही इस अंदाज़ में किया था कि सबूत ना मिलने पर उसको वहीं बंद कर दिया गया। थकन से चूर वो घर में दाखिल हुई। इतने दिन से इस केस में उलझने की वजह से वो सुकून से सो भी नहीं पाई थी और ना ही इस दुश्मन जाँ को एक नज़र देख पाई थी, जिससे दिल बहुत उदास और बेचैन था। लेकिन मिसेज़ जन्नत के बताने पर कि सफ़ीर किसी ज़रूरी काम से इसे मिलने आया था, तो वो खुशगवार हैरत में घिरी। पहले तो हैरत ज़दा सी इनको देख रही थी कि आया उसने जो सुना वो सच था, फिर सब भूल-भाल कर फ्रेश होती, उसके घर चल पड़ी। इस बीच वो ये तक भूल गई कि उसने क्या किया था और वो ज़रूरी काम क्या हो सकता था। बस दिल के हाथों मजबूर वो उसे देखने चल पड़ी, ये जाने बगैर कि आज के बाद वो इस घर में दोबारा कदम भी नहीं रखना चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम, बेबे कैसी हैं आप? वो खुशी और जोश से उनके गले लगी। बेबे उसको अपने घर देख बहुत खुश हुई थीं, काफ़ी दिनों से उससे मिली भी नहीं थी। और और जब से इन्हें पता चला कि ये धान-पान सी लड़की पुलिस ऑफ़िसर है तब से, तो वो उसको और भी पसंद करने लगी थीं। दिल ही दिल में इनकी बहुत ख़्वाहिश थी कि उसकी शादी सफ़ीर से हो, मगर वो जानती थी ऐसा नहीं हो सकता, तो ये सोचकर ही दिल महसूस कर रह जाती। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया है, कहाँ थी? वो मसनूई खफ़गी से बोल रही थी, बेबे आपको मालूम तो है मेरी जॉब कैसी है। अब क्या करूँ, जैसे ही वक़्त मिला फ़ौरन से भागती आई हूँ। इनसे बोलने के साथ ही वो साथ यहाँ-वहाँ नज़र दौड़ा रही थी। सफ़ीर जो अपने कमरे में बैठा अपनी फ़ाइल्स में सर दिए परेशान बैठा था, तंग आकर कॉफ़ी पीने की नीयत से नीचे का रुख करते आया, लेकिन सामने ही इस लड़की को बेबे से बातें करता देख उसे अपनी बेइज़्ज़ती याद आई। वो तन-फ़न करता उसके पास आया, तो वो जो बेबे से बातें कर रही थी, उसे देखकर मुस्कुराई। कैसे आप मिस्टर सफ़ीर? अम्मी ने बताया आपको मुझसे कोई ज़रूरी काम था। वो दिल-फ़रेब नज़रों से उसे देखते फ़ौरन सलाम झाड़ते बोली। नज़रें एक पल के लिए भी उसके चेहरे से ना हटी थीं। हाँ, बहुत ज़रूरी काम था, वो संजीदगी के साथ सर्द लहजे में बोला, तो उसके मुस्कुराते लब सिकुड़े। बेबे, इनको बातें करता छोड़, फैज़ू को कुछ लाने का बोलने चलेंगी। इनके जाते वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या तुमने मेरे घर आई मेरी मेहमान को खुद को मेरी बीवी कहा? रीबा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो ये बात करेगा। उसको समझ नहीं आई क्या बोले। वो ख़िफ़्तज़दा होती शर्मिंदगी से देखने लगी। क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं? इल्तिजाइया नज़रों से बेबे की तरफ इशारा किया, तो वो उसे लिए बाहर आया। वो मैंने महज़ एक शरारत की थी, बस। वो शर्मिंदगी से असल बात छुपाते बोली, शरारत? तुम्हारे लिए वो एक शरारत थी? एक अब्रू चुकाकर वो दाँत पीस के बोला। तो वो बेबसी से उसे देखने लगी। तुम्हें बेबे से मिलने की इजाज़त देने का मतलब ये नहीं था, तुम मुझसे रिश्तेदारियाँ बनाना शुरू कर दो। वो दुरुस्तगी से बोला, वैसे तुम्हारी औकात है मेरी बीवी बनने की? तुमने क्या सोचकर खुद को मेरी बीवी साबित किया? तुम मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ इस लड़की का। आपके घर आना मुझे अच्छा नहीं लगा तो बोल दिया। वो उसके मज़ीद बोलने से पहले ही बेसाख्तगी में कह गई। उसकी बातें उसे तकलीफ़ से दो-चार कर रही थीं।
मजीद बर्दाश्त की सकत बिल्कुल खत्म हुई तो वो सच बोल गई। उसकी बात सुनता वो यकलख लब भींच गया। तुम्हारी कोई इज्जत नफ्स है भी या नहीं? तुम्हें जरा शर्म महसूस नहीं हुई? ये बात करते हुए वो उसके नजदीक आता नफरत ज़दा लहजे में बोला। इस बातें सुनकर वो जिल्लत से खुद को जमीन में धंसता महसूस कर रही थी। इतनी नफरत उसका कसूर ही क्या था? उससे मोहब्बत करना और शादी की पेशकश करना। ओह सॉरी, मेरी ही गलती है, मैं कैसे भूल गया। लहजा मसनूई अफसोस भरा था। तुम जैसी लड़कियों की क्या इज्जत नफ्स होगी? तुम्हारे लिए तो ये आम बात होगी, है ना? उसकी साकित आंखों में देखते वो तंज के तीर बरसाता उसके पहले से जख्मी दिल को मजीद जख्मी कर गया। तुम जैसी लड़कियां ही इज्जतदार लड़कियों की जिंदगी जहन्नुम बना देती हैं। वो आंखों में नागवारी और नफरत लिए उससे बोला। जहां कहीं अमीर लड़का देखा पड़ गई पीछे। ब्लडी गोल्ड डिगर्स, मुकराहत आमेज लहजे में बोलता उसे सुन छोड़े जा चुका था। और वो शल खड़ी उसको जाता हुआ देखती रही, आंखों में आंसू लिए। अम्मी, आप ही को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ बेटा? कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक से बात तक नहीं कर रही और ना ही मेरी बात का ठीक से जवाब देती हैं। फाइक नाश्ते की टेबल पर परेशान से लहजे में जन्नत बेगम से बोला। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ कुछ नहीं लगा, बल्कि वो तो एक हफ्ते से घर भी लेट आ रही है। हो सकता है किसी केस की वजह से परेशान हो। मैं पूछती हूँ उससे। तुम परेशान ना हो और जल्दी से नाश्ता करो, नहीं तो लेट हो जाओगे। फिर वो नाराज जरूर होगी। जी, मगर आप ही से पूछिएगा जरूर, मुझे तो वो कुछ बताती नहीं। बकौल उनके मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ ना। मुंह के जाविये बिगाड़ता अपना बैग लेते वहां से निकल गया। जन्नत बेगम मुस्कुराती सर नफी में हिलाकर रह गई। दोनों एक से एक बढ़कर हैं। एक हफ्ता हो चुका था और इस एक हफ्ते में वो बिल्कुल बदल कर रह गई थी। संजीदगी अब मुस्तकिल उसकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गई थी। गुलाम खान भी अपनी मैडम का ये रूप देखकर मोहतात रहने लगा था। बेबे कई बार उसके घर आ चुकी थी, मगर वो उनसे भी नहीं मिली थी। उसने खुद से अहद कर लिया था वो अब इस घर में कदम तक नहीं रखेगी। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। कैसे वो अपनी इज्जत नफ्स को मारकर उसके आगे अपने हाथ फैला गई। ये सब मर्द एक जैसे होते हैं, ये सोच अब उसको सच लगने लगी थी। ऑफिस में बैठी वो फाइल्स को डिटेल देख रही थी कि इसके पर्सनल फोन पर अनजान नंबर से आती कॉल उसे चौंकने पर मजबूर कर गई। वो मसरूफ से अंदाज में एक हाथ से फोन कान से लगाती अपना काम जारी रखते हेलो बोली, लेकिन मुकाबिल की बात सुनती भड़क उठी। एक ही भाई है तुम्हारा और वो भी इतना खूबसूरत। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और बकवास बंद करो, कौन बोल रहा है? फोन में से आती अजनबी खबासत भरी आवाज पर वो सुर्ख चेहरा लिए चीख उठी थी। आयशा मैडम जी, आयशा। लगता है मेरी अधूरी बात ही तुम्हारा कलेजा चीर गई है। खैर मैं क्या कह रहा था कि तेरा भाई मेरे बंदों को बहुत भाग गया है। और शट अप, कौन बकवास करा है जानते नहीं? पुलिस वालों को धमकी देने का अंजाम, जबान गुद्दी से खींच लूंगी मैं। और तू है कौन बे? फोन पर गीदड़ बनकर धमकियां दे रहा है? सामने आना, फिर बताती हूँ। उसी का लहजा अपनाती उसी के अंदाज में बोलती वो मुकाबिल को अंगारों पर लौटने पर मजबूर कर गई। बकवास बंद कर अपनी। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? बहुत उछल रही है ना तू अपने ओहदे की बिना पर। ये सीट छीनने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। तू क्या समझती है मेरे बंदों को ऐसे मरवा कर तू बच जाएगी और किसी को पता नहीं लगेगा? मुझसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब इसकी सजा के लिए भी तैयार रहना। खबासत भरा लहजा आखिर में भद्दे से कहके में बदल गया। तेरी इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। चूहे की तरह बिल में बैठकर चीखने से बेहतर है सामने आकर बात कर। और हाँ, सब मेरा किया धरा है क्या कर लेगा तू? जैसे ही मुझे पता लगा तेरे बारे में, तो तुझ समेत सारे चूहों को बिल से निकाल कर यही हाल करूंगी मैं। सबका हिम्मत है तो सामने आ। एक एक लफ्ज चबाकर बोलती वो फोन बंद कर चुकी थी। जो तासरात गुस्से और करखतगी लिए हुए थे अब अचानक परेशानी में ढल चुके थे। वो फौरन से अपनी चीजें समेटती पुलिस स्टेशन से बाहर भागी। इसे देख बाकी एहलकार भी जल्दी से इससे पीछे आए। गुलाम खान सबसे आगे था। वो अपनी मैडम के यूं अचानक जाने पर हड़बड़ाकर उसके पीछे आया था। क्या हुआ मैडम, खैरियत है? नहीं गुलाम खान, बिल्कुल खैरियत नहीं है। आप जल्दी से जाएं और जाकर घर पता करें फाइक घर आ चुका है या नहीं। तब तक मैं उसके कॉलेज जाकर पता करती हूँ। इतना बोलती वो बगैर उसकी हाँ सुने वहां से निकल गई। गुलाम खान अपने साथ एक दो और लोगों को लेकर उसके घर की तरफ निकला। कॉलेज से पता करने पर इसे मालूम हुआ कि वो आज जल्दी निकल चुका था। अकेडमी भी वो नहीं आया था गुलाम खान के बताने पर कि वो अभी तक घर भी नहीं पहुंचा, जिससे वो परेशानी से अब जगह जगह जाकर यहाँ वहां ढूंढ रही थी। मगर वक्त गुजरने के साथ ही उसके ना मिलने पर उसकी हालत भी बदतर होती जा रही थी। इसी परेशानी में दो जगह उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इस बीच उसको सर पर चोट भी लग चुकी थी, जिससे खून रिश्ता रिश्ता अब खुश्क हो चुका था। मगर उसे अपनी परवाह ही कब थी। शाम के 6 बज चुके थे। वो नम आंख लिए मायूसी की हालत में घर को निकली थी। अब गुलाम खान और कुछ और लोग फिर से निकल चुके थे फाइक को ढूंढने में। वो घर के करीब आती गाड़ी से बाहर निकली तो जन्नत बेगम गेट खोले नम आंखें लिए खड़ी थी। उसे देखकर जल्दी से उसके करीब आई, मगर उसके करीब आते उसे देखकर शौक से वहीं रुक गई। रिबा बच्ची, ये सब कैसे हुआ? वो उसका चेहरा हाथों में पकड़े उसे टटोलते हुए हवास बाख्ता होकर रोते हुए बोली। रिबा इससे पहले इन्हें कुछ बोलती के इससे पहले ही 3 असला ले लोगों से भरी गाड़ियां इनके घर से कुछ फासले पर आकर रुकी।
रीबा बेतासुर चेहरा लिए खड़ी थी, अलबत्ता जन्नत बेगम खौफ से रीबा के करीब आती उसका हाथ पकड़ चुकी थी। बड़ी सी वाइट पुजारों से एक आदमी अपनी बड़ी सी शॉल को संभालता बाहर निकला था, जिसे देखकर रीबा बिल्कुल भी नहीं चौंकी थी, क्योंकि ये वही तो था जिसके खिलाफ उसने 1 माह पहले रेड डाली थी, मगर इसका ताल्लुक सियासी शख्सियत से होने की वजह से वो फिर आज़ाद था। कहिए मैडम जी कैसी हैं? याद तो बहुत किया होगा मुझे आपने। सिगरेट सुलगाकर गहरा कश भरकर धुआं उसकी ओर छोड़ता वो मकरूह हंसता बोला। रीवा बेतासुर चेहरे के साथ उसको देखे गई। नफासत से सेट किए बाल बिखरने से कई लटें बाहर निकल चुकी थीं। खून से तर आधा चेहरा अब खून खुश्क होने की वजह से अकड़ चुका था। माथे पर फैली 1-2 लटें भी चिपकी हुई थीं। अब्रों पर बने गहरे जख्म से भी उसके तासरात में कोई कमी नहीं आई थी। दूसरी तरफ सफीर ने उस दिन से रीबा को ना तो देखा था और ना ही उसे अपने घर आते देखा था। वो हैरान ज़रूर हुआ था। उसे लगा था वो उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, मगर यूँ उसके गायब होने की वो तवक्को बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उसे उसकी कोई चाल समझता हुआ इग्नोर कर गया कि शायद बेबे को जवाब बनाकर फिर से कुछ न कुछ ज़रूर करेगी, तो वो उसे अब बिल्कुल नहीं बख्शेगा। उसका गुस्सा भी अब तक कुछ हद तक ख़त्म हो चुका था, जब से इसे नया प्रोजेक्ट मिला था। नहीं तो वो इतनी बड़ी नाकामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर उसे अपने चचा को दिखाना भी तो था। अपना काम वाइंड अप करते वो अब घर को निकला तो बेबे को परेशान दरवाजे पर खड़ा पाया, तो वो भी उलझन और परेशानी से कार बाहर ही पार्क करता निकला। मगर इनको परेशानी से एक तरफ मुतवज्जो पाकर उसकी नज़र भी उनकी नज़रों के ताकुब में गई, तो रीबा के घर के पास 3 असला लेस गाड़ियां खड़ी देख वो परेशान होता बेबे के पास आया। बेबे, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? सफ़ीर पुत्र, देख वहाँ क्या हुआ है। ये रीबा के घर के पास इतने लोग क्यों? ये तो शक्ल से ही इतने खतरनाक लग रहे हैं, और ऊपर से उनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें भी। कोई कहीं कोई मसला ना हुआ हो, जा जाके देख तो सही। वो हैं भी तन-तनहा औरतें, कोई मर्द भी नहीं है इनके घर में। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। वो घबराहट से हवास बख्ता होकर उससे बोली। बेबे, आप हाइपर ना हो, मैं देखता हूँ जाकर, आप रिलैक्स हों। इन्हें तसल्ली देता वो माथे पर बल लिए इन लोगों की तरफ आया। ज़रूर इस लड़की ने कुछ किया होगा। मगर वहाँ आते ही उसके कदमों की रफ्तार को ब्रेक लगा जब उसने ज़ख्मी सी रीबा को पुलिस यूनिफ़ॉर्म में देखा। रीबा का पुलिस यूनिफॉर्म में होना उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। वो सिर्फ कदमों से चलता उनके करीब आया था। क्या हुआ है, सब खैरियत है आंटी? जन्नत बेगम जो खौफजदा सी खड़ी इन लोगों को देख रही थी, सफ़ीर को देखते एक मर्द के होने का इन्हें हौसला मिला, तो वो उसकी तरफ उजलत भरे अंदाज में उसके पास आई। बेटा, तुम ही देखो ये लोग कौन है, और फाइक भी अभी तक घर नहीं आया, ऊपर से ये लोग। वो रोते हुए उससे बोली, तो वो लब भेजता इनको तसल्ली देता आगे बढ़ा। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है आप लोग? वो इस वडेरे के सामने आता, माथे पर बल लिए इनसे बोला, तो वो वडेरा तो मुस्कुर उड़ाती नजरों से इसे देखते रीबा की तरफ मुड़ा। ओह, तो तुमने अपने चाहने वाले भी पाल रखे हैं इंस्पेक्टरनी? वैसे मुझ में क्या कमी थी? इससे ज्यादा जीदार हूँ, एक बार आजमा कर तो देखो। वो कमीनगी से एक आंख विंग करते खबासत भरे लहजे में बोला। खबीस इंसान बेगैरत सफीर की बर्दाश्त से बाहर हुआ, तो वो उसका गिरेबान पकड़ता उस पर धाड़ा। उसके असला लेस बॉडीगार्ड सब देखकर उस पर अपनी बंदूकें तान गए। वो गोली चलाते कि इस वडेरे के एक इशारे पर वहीं रुक गए। जवान खून हो, लड़के हो और बहुत जोश दिखा रहे हो, मगर तुम मुझे जानते नहीं। मेरे एक इशारे पर सारा जोश उतर जाएगा। एक नज़र अपने बॉडीगार्ड्स पर डालते वार्निंग दी, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो बीच में पड़कर अपनी मौत को दावत मत दो। वो दुरुस्तगी से अपना गिरेबान छुड़वाता धमकी देते बोला। रीबा जो बेतासुर चेहरे के साथ इनको देख रही थी, धीरे से आगे बढ़ती सफीर को एक हाथ से परे हटाती उसके मुकाबिल आई। बहुत देखे तुझ जैसे भौंकने वाले जो सिर्फ भौंक सकते हैं। एक एक लफ्ज नफरत से चबाकर बोली। ए, तू अपनी औकात मत भूल। मी बकवास बंद कर। उसकी बात काटती वो चिल्लाकर बोली। अकेली औरत समझकर तूने सोचा ये छोटी मोटी धमकियां देकर मुझे अपने रास्ते से हटा लेगा और जो जी चाहेगा करेगा। भूल है तेरी, मुझे कमजोर समझकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। तो मुस्कुर उड़ाती मुस्कुराहट देते बोली। खून से लथपथ चेहरा और तो मुस्कुर उड़ाती नजरें और हंसी से वो कोई साइको लगी, जिसे शायद उसकी माँ की भी अच्छे से नहीं जानती थी। सफीर तो उसका आज का ये अलग रूप देखकर बोलने के कुछ काबिल ना रहा था। ये तो कोई और ही रिबा थी जिससे शायद वो आज मिल रहा था। उसके बोलने का ये तरीका सब कुछ बहुत बड़ा शौक दे गया था उसे। बहुत बड़ी गलती की तूने अपनी औकात दिखाकर। पिछली बार तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। तो शायद मुझे अभी जानता नहीं है तू, लेकिन अब जान जाएगा जब यही लड़की तेरी हालत भी तेरी कुत्तों जैसी करेगी। और क्या बोला था मेरा भाई? क्यों बे, भूल गया अपने भाई को? क्या मतलब? क्या किया तूने मेरे भाई के साथ? वो हड़बड़ाकर गुस्से से पागल होता अपनी गन निकालकर उसके माथे पर रख चुका था। जन्नत बेगम और सफीर
सफेद पड़ती नजरों से फौरन उसकी तरफ बढ़े, मगर बीच में उनके गार्ड्स आते इन्हें वहीं रोक गए। सफीर गुस्से से अपना बाजू छुड़वाने लगा। रीबा बगैर किसी खौफ के, बगैर पलकें छिपकाए उसे देखे गई। अचानक इस वडेरे के फोन बजने पर वो उस पर से नजरें हटाते फोन कान से लगा गया, मगर आगे से मुकाबिल की बात सुनकर वो जबड़े भींचे गुस्से भरी नजरों से रीबा की जानिब देखे गया, जो मुस्कुराती नजरों से उसे देख रही थी। तुझे देख लूंगा मैं। तुझे ये मत समझना कि मैं डर कर यहाँ से भाग रहा हूँ। हाँ, जानती हूँ, बात जहाँ घर वालों की आए तो अच्छे अच्छों की अकड़ निकल जाती है। दोबारा मेरे घर मत आना। इस बार तो मुझे सिर्फ धमकी दी थी तो तेरे भाई का ये हाल हुआ है। अगली बार समझ तो गए होगे मेरी अधूरी बात। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए बोली तो वो अपनी मुठ्ठियां भेजता वहां अपने गार्ड्स को लेकर निकला। जैसे ही उसकी गाड़ी नजरों से ओझल हुई तो फाइक गुलाम खान के पीछे बाइक पर बैठा आता नजर आया। पीछे ही बाकी अहलकार भी पुलिस गाड़ी लिए आ रहे थे। क्या हुआ है आप ही, ये आपके चेहरे नजदीक आता परेशान फाइक अपनी बात मुकम्मल करता कि रीबा के जर्द जोरदार थप्पड़ पड़ने पर वहीं लड़खड़ाकर पीछे हुआ और दंग रह गया। जन्नत बेगम जल्दी से आगे बढ़ी। क्या हो गया है रीबा? वो आ तो गया है, क्या ये काफी नहीं? सफीर लब भींचे चुपचाप खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो तो आज की सूरत हाल से बहुत उलझ गया था। कहाँ थे तुम? तुम्हारी अकेडमी तो 5 बजे तक खत्म हो जाती है ना, तो अब तक कहाँ थे तुम? आप ही वो एक दोस्त के घर उसके साथ चला गया था। कुछ नोट्स चाहिए थे, मगर आंटी के रोकने पर डिनर उनके साथ ही करना पड़ा, तो इस वजह से वक्त का पता नहीं चला। वो नजरें जमीन पर गाड़े बोला, तो क्या घर वालों को बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ मेरी जॉब ऐसी है तो एहतियात किया करो। क्यों मुझे सूली पर लटकाए रहते हो? तुम जानते भी हो अपना काम छोड़कर पूरे शहर की खाक छानती रही हूँ। सारा दिन तुम्हारी टेंशन में 2 दफा एक्सीडेंट हुआ है मेरा। देख रहे हो मेरी ये हालत? आपी सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा। प्लीज माफ कर दे मुझे। वो रोते हुए उसके गले लग गया था। उसकी हालत देख फाइक डर गया था। आज उसकी वजह से उसकी आपी कैसी असियत से गुजरी थी। सब सिर्फ उसकी लापरवाही की वजह से। रीबा जब से गहरा सांस लेती उसे पीछे हटा गई। इतनी आसानी से वो उसे माफ नहीं करने वाली थी। अम्मी आप इसे अंदर लेकर जाएं, मैं आती हूँ। उसकी संजीदगी को देखते जन्नत बेगम बगैर कुछ बोले फाइक को लिए अंदर बढ़ गई। सफीर खामोशी से सारी कार्रवाई देखता खड़ा था। जाने क्यों जब तक वो उससे सारी बात ना मालूम कर लेता उसे सुकून नहीं आना था। गुलाम खान आप कुछ गार्ड्स की ड्यूटी यहाँ लगा दे और सख्त पहरा हो। मैं कुछ देर में ऑफिस आती हूँ, बाकी वहां आकर बात होती है। उसकी बात सुनते वो सर हिलाकर वहां से निकल गया। वो उसे हदायत देती सफीर की जानिब मुड़ी, जो उसी की जानिब गहरी नजरों से देख रहा था। माजरत चाहती हूँ, मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हुए। खैर एसपी हूँ तो इतना तो अंदाजा होगा ही कितने दुश्मन होते हैं। कोशिश होगी आइंदा ऐसा ना हो, और आपसे भी यही गुजारिश है कि मेरे और मेरे घर के मामलात से दूर रहें। इसमें आपकी ही भलाई है। बगैर किसी तासुर के वो दो टोक अंदाज में बोलती। आखिर में उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोली, क्या मैं जान सकता हूँ वो शख्स कौन था और यूं धमकी क्यों दे रहा था? उसकी बात को नजरअंदाज करता वो सवाल कर गया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, तो बेहतर है अपना वक्त बर्बाद मत करें। बोलते ही वो वहां से वापस जाने के लिए मुड़ी तो वो उसकी कलाई थामता उसे रुकने पर मजबूर कर गया। वो रुकी पर मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। कल तो मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी, अब क्या हुआ? क्या एक दिन में ही मोहब्बत का भूत उतर गया? वो तंज़िया अंदाज में गुस्से से बोला। उसका यूं इग्नोर किया जाना उसे जाने क्यों बुरा लगा। अभी तो वो उसके एक पुलिस ऑफिसर होने के शौक से नहीं निकल पाया था। अब ये अकड़, क्योंकि मैं अपनी औकात अच्छे से जान गई हूँ, किसी ने बहुत अच्छे से याद जो दिलाई है, तो अब क्यों आपको तकलीफ हो रही है? ये मुसीबत भी मेरी है, भूल गए मैं भी तो मुसीबत ही हूं ना, तो अब क्यों मेरे मामलात में पड़कर अपना सुकून बर्बाद कर रहे हैं? दोबारा मेरे मामलात में घुसने की कोशिश मत करिएगा। आखिरी बार वार्न कर रही हूँ। मत भूलिए गोल्ड डिगर हूँ बकौल आपके, सो दूर रहे मुझसे। अपनी कलाई छुड़वाती वहां से निकल गई। वो लब भीनता अपने ही कहे अल्फाज पर पछताने लगा। उसे उससे पीछा छुड़वाने के लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। क्या हुआ था सफीर, सब खैरियत थी ना? बेबे उसके पीछे पीछे आते बोली, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि रीबा एसपी ऑफिसर है? इनके सवाल के बदले सवाल करने पर वो झंझला गई। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या लगे हुए थे? तुमने कभी पूछा भी तो नहीं। जब बच्ची को यहाँ देखते तो फौरन भड़क उठते थे। ऐसे में मैं क्या खाक तारुफ करवाती? वो उससे तंजी अंदाज में बोली। उफ, एक तो सबको मुझसे मसला है। कुछ नहीं हुआ है बेबे, आपकी चहेती पुलिस में है ना, तो बस इसी वजह से कुछ लोग आए थे मिलने। आप परेशान ना हो, सब ठीक है। बात गोलमोल करते हुए इन्हें मुतमईन करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दिल बोझल हो चुका था। आज जो कुछ हुआ, बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। खुद को बेबस सा महसूस कर रहा था, जैसे बहुत कीमती चीज गवा दी हो। उस दिन के बाद से रीबा ने घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी थी, तो फिलहाल सब ठीक था, मगर कब तक रहता ये वो नहीं जानती थी, तो उसे जल्दी कुछ करना था। इसी वजह से वो 2 दिन घर से बाहर दूसरे शहर गई थी और अब घर लौटी थी। 5 से 2 दिन
बोलचाल बंद रहने से ही वो बीमार हो चुका था। उसकी नाराजगी वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो उसे माफ भी कर चुकी थी और इससे वादा भी ले चुकी थी आइंदा ऐसा ना करने पर। तो वो भी खुशी से झूम उठा था। उसे अभी इस दिन के वाकये के मुतालिक कुछ मालूम नहीं था, ना ही रीबा ने जन्नत बेगम को बताने दिया था। वो उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। थके थके कदमों से घर में दाखिल हुई तो उसे एक मर्द के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें आईं। तो वो उजलत भरे अंदाज में अपनी पिस्टल पकड़ते भागकर ड्राइंग रूम में आई। सामने ही वो शख्स एक औरत के साथ बैठा हाथ नचा नचा कर उसकी मां पर भड़क रहा था और जन्नत बेगम सर झुकाए रो रही थी। मां की ये हालत देखकर वो गुस्से से चीख उठी थी। क्या हो रहा है यहाँ, और किसने अंदर आने दिया आप लोगों को? वो उनके सामने आते गुस्से से बोली। तो मिर्जा साहब रीबा को यूं देखकर दंग रह गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। रीबा को यूं फुल पुलिस की वर्दी में देखकर सांस रोके वो आज उसको देख रहे थे, जिसे इसके पैदा होने पर, बेटी होने पर धुतकार दिया था। तमीज से बात करो लड़की, नजर नहीं आ रहा बाप है तुम्हारा? ऐसे बात की जाती है बाप से? मीना बेगम गुस्से से तिलमिलाकर बोली। तमीज से बात करें मुझसे, नहीं तो हवालात की सैर करवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप हैं कौन? किस अंदाज में आप लोग मेरी माँ से बात कर रहे थे? निकलो अभी के अभी। वो दुरुस्तगी से बोलती इन्हें हाथ के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाने लगी। मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। बहुत देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुए तो नागवारी से बोले, कौन सा बेटा? कोई बेटा नहीं है यहाँ आपका, चले जाए यहाँ से। और किस हक से आए हैं आप? ये जो औरत आप साथ आए हैं, क्या ये बेटा नहीं दे सकी आपको? वो इस एजाइया अंदाज में बोली। लड़की जुबान संभाल कर बात करो। क्यों करूं? तुम लोग कौन सा शहद खाकर बोल रहे हो? वो सारे लिहाज भुलाए बोली। मेरी माँ को आप सिर्फ एक बेटी होने पर धक्के मारकर निकाल चुके थे घर से, सारे ताल्लुक खत्म कर चुके थे, तो अब किस मुंह से इसी औरत के पास आए हैं? ये औरत आपको बेटा तो क्या कोई औलाद ना दे सकी, तो अब मेरी माँ को धमकाने आ गए हैं? उसके भड़काने पर कान खोलकर सुन ले आप लोग, कल मैं और आज में बहुत फर्क है। मेरी माँ कल कमजोर थी मगर आज उसके साथ उसकी एसपी बेटी खड़ी है। मजीद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ से चुपचाप चले जाएं, नहीं तो मुझे बदला लेने पर ना उकसाएं। आपके बाप होने का भी लिहाज नहीं करूंगी। उनके नजदीक आती सपाट लहजे में बोली। वो फक चेहरे से उसे देखे गए, जो आज सारे हिसाब बेबाक करने पर तुली थी। इन्हें अपने खसारे का अब एहसास होने लगा था जब वो सब कुछ अपने हाथ से गवा बैठे थे। मीना बेगम इस बेइज्जती पर बकती झुकती मिर्जा साहब को वहां से घसीट कर ले गई, जो कुछ बोलने के काबिल न रहे थे। सारा गरूर तंतना खाक हो गया था। उस दिन के बाद से सफीर पर अजीब कैफियत तारी हो चुकी थी। वो जो एक औरत को अपने किरदार पर लगाए जाने वाले झूठे इल्जामात की वजह से औरत जात से नफरत महसूस करने लगा था, कि दिल की कैफियत ने अजीब पलटा खाया था। जिस लड़की की मौजूदगी उसे नागवार गुजरती थी, अब उसी की गैर मौजूदगी बेचैनी और झुंझलाहट बन गई थी। अब जबकि वो बहुत गरूर से उसे उसकी औकात याद दिलाया था, अब खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था। क्यों मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है? ये कैसा एहसास है कि बस तुम्हारी ही सोचें मुझ पर हावी होती जा रही हैं? क्यों मैं तुम्हारे मुतालिक अलग अंदाज में सोचने पर खुद को बेबस सा महसूस कर रहा हूँ, अब जबकि तुम मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करोगी? मेरा ये दिल तुम्हें ही देखने का तलबगार है। काश मैं तुमसे वो सब ना कहता, बालों को दोनों हाथों से नोचता। वो पागल होने लगा था, उसे पछतावा होने लगा था। अब नहीं, मैं कोशिश करूंगा सब ठीक करने की, लेकिन क्या वो मान मान जाएगी? खुद से बुड़बुड़ाते वो खुद से ही सवाल जवाब करने लगा था। तुम वाकई दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो, सबसे अलग। मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं तुम्हें भी फारिया जैसा समझ बैठा। बेबे, बेबे से कहता हूँ वो जरूर मेरी बात मानेंगी। कुछ सोचते वो फौरन से कमरे से निकला था। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे फिक्र है आप लोगों की। एक बार ये सारा मामला सेट होने दे, कुछ वक्त गुजरने दे, मैं वापस बुला लूंगी आप दोनों को। हम दोनों तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे चले जाए? कुछ अकल है कि नहीं? माँ हूँ तुम्हारी और पूरा हक रखती हूँ फैसला लेने का। वो सख्ती से बोले और रुख मोड़कर बैठ गई। बिल्कुल आप ही, मैं भी अम्मी के साथ हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर यहाँ से। आप लोग क्यों नहीं समझते मुझे? यहाँ खतरा है आप दोनों को, मैं ये केस भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाऊंगी। वो बेबसी से बोली। तो ठीक है, मेरी भी शर्त है, मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारे फर्ज से सुपुर्दोश हो जाऊं, फिर जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। उसकी रंगत फक हुई। इनकी बात सुनकर वो साकित रह गई। खुद को नॉर्मल करते वो बोलने के काबिल हुई। अब ये शादी कहाँ से आई? और अम्मी, शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं जो मैं फिलहाल बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बहुत सारी लड़कियां अपनी नौकरी और घर साथ साथ लेकर चल रही हैं और बहुत अच्छे से सब संभाल रही हैं। मुझे उम्मीद है तुम भी कर लोगी सब कुछ। वो उसके एतराज़ात रद्द करते दो टोक बोली। और ये लड़का कहाँ से लाएंगी इतने अर्जेंट बेस पर, जिसकी फैमिली और वो मुझे इस हाल में कबूल कर ले? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। एक लड़के का रिश्ता आया है और मैं इस पर संजीदगी से गौर कर रही थी। अब तुम हाँ करो तो मैं आज ही तुम्हारा निकाह करके चली जाऊंगी। वो इत्मीनान से सारा प्लान बताती उसे शॉक कर गई। ये आप क्या कह रही हैं? कौन है वो? और आपने मुझे बताया भी नहीं।
तुम कौन सा फारिग होती हो? पिछले 2 हफ्तों से तो घर भी मुश्किल से टिकती हो और लड़के को तो तुम जानती हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सफ़ीर शेहज़ाद की बात कर रही हूँ मैं, बेबे लाई थी। रिश्ता और सच बोलूँ तो मैंने हाँ कर दी थी इन्हें। क्या? आपने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? यकलखती गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हुआ। अपना रद्द किया जाना याद आया तो वो फट पड़ी। मैं इस शख्स से शादी नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है और जिससे मर्जी कर दे। क्यों? सफीर में क्या मसला है जो तुम इतना भड़क रही हो? और मेरी नजर में इतना काबिल इत्तेमाद कोई नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र तो नहीं होगी वहां। बस मैं बोल चुकी तो ठीक है, मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। वो वहां से बोलती चली गई। रीबा बेबस सी अपना सर पकड़े वहां सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठी। और उस दिन वो अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर हुई जब उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर पर फायरिंग हुई। वो तो शुक्र अम्मी और फाइक घर पर नहीं थे तो बचत हो गई, नहीं तो आगे का सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। थोड़ी देर पहले ही मौलवी साहब उसके कमरे से गए थे। वो आज खुद को बहुत मजबूर और बेबस सा महसूस कर रही थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो अपनी बेबसी और किसी की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर देने पर रो दी। और दूसरी तरफ सफीर मुतमईन और खुश था। उसने सोच लिया था वो अपनी मोहब्बत और इत्तेमाद से उसका दिल जीत लेगा। जो बुरा सलूक वो उसके साथ कर चुका था वो उसकी भरपाई करने की मुकम्मल कोशिश करेगा। बेबे तो अलग ही खुश थी, इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उनकी ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। सब लोगों को फारिग करने के बाद वो इस वक्त जन्नत बेगम के लाउंज में ही बैठे थे। फाइक खुश होने के साथ परेशान भी था, जाने अब उसे कितनी देर के लिए अपनी आपी से दूर रहना था। एक तरफ वो खुश था, उसकी आपी कहीं दूर नहीं जाने वाली थी, इनके करीब ही थी। जन्नत, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, हम रीबा का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये मेरी बेटी ही है, तुमने इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? बेबे फरते जज्बात से मगलूब होकर बोली, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे आप लोगों पर भरोसा था, तभी तो आपको दी अपनी बेटी। बस ये तो इतनी दूर जाने के लिए उदास हूँ, पता नहीं कब वापसी होगी हमारी। वो नम आंखों से बोली, आंटी आप बेफिक्र होकर जाएं, अब से रीबा मेरी जिम्मेदारी है, सब मुझ पर छोड़ दें। इनके हाथ पकड़कर दबाता तसल्ली आमेज लहजे में बोला। जन्नत बेगम उसके सर पर हाथ रखती सोगवारियत से मुस्कुरा दी। अम्मी, आप लोग फिक्र न करें, जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं आप दोनों को वापस बुलवा लूंगी। मेरी मजबूरी समझिए आप लोग भी। इस वक्त वो और सफीर इन लोगों को एयरपोर्ट पर रवाना करने आए थे। वो जन्नत बेगम और फाइक को कुछ वक्त के लिए कनाडा अपने किसी दूर के चाहने वालों के पास भेज रही थी। जानती और समझती भी हूँ, तभी तो दिल पर पत्थर रखकर यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें यूं छोड़कर। अपना ख्याल रखना बेटा, उसके गले लगते वो नम आंखों से बोली। इन लोगों को रवाना करते वो वापस लौट आए। वापसी का सफर सारा खामोशी से गुजरा। सफीर बहुत कुछ कहने के बावजूद उसके सर तासरात देखता खामोशी रहा। रुखसती भी जन्नत बेगम उसके साथ ही कर चुकी थी कि वक्त की कमी कुछ मजबूरी की बिना पर वो ये करने पर मजबूर थी। नहीं तो अपनी बेटी की शादी वो बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। घर दाखिल होते ही इन्हें बेबे लाउंज में ही मिल गई। इनसे मिलते ही वो फौरन से कमरे की ओर बढ़ गई जिसमें वो आज सुबह ही रुखसत होकर आई थी। कुछ सामान तो उसका पहले आ चुका था। अभी वो अपना यूनिफॉर्म लेते बाथरूम में चली गई। सफीर जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था उसे यूनिफॉर्म में तैयार देख दंग रह गया। खुद को कुछ बोलने के काबिल करता वो झिझकते उसके करीब आया। क्या इस वक्त जाना बहुत जरूरी है? बदले में खामोश रही और अपना काम जारी रखा तो सफीर का सब्र खत्म हुआ और वो उसको कोहनी से पकड़े गुस्से में उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता फट पड़ा। कुछ पूछ रहा हूं मैं, खामोश क्यों हो तुम? क्यों, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? अपना बाजू छुड़वाते बोली। और तुम्हें मालूम ही होगा पुलिस की नौकरी में कोई टाइमिंग नहीं होती, ये कोई बिजनेस जॉब नहीं है। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा, बोलते वो कमरे से निकलती चली गई। जवाब में वो उसे बस घुर कर रह गया। बेबसी से अपना सर हाथों में थामता वो बेड पर ढह गया। क्या करूं, कैसे तुम्हें मनाऊं, कैसे मानोगी तुम? आने वाले दिनों में वो बेहद मसरूफ हो चुकी थी कि उसे कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं मिला। इधर सफीर हर मुमकिन कोशिश कर रहा था उसके और अपने दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने की, मगर वो थी कि हाथ में ही नहीं आ रही थी। रीबा की लगातार कोशिशों से आखिरकार वो इस शख्स को सजा दिलवाने में कामयाब हुई थी। उसके खिलाफ और भी बहुत से केस चले थे जो उसके लिए मददगार साबित हुए, लेकिन इस बीच वो खुद को जख्मी करवा बैठी थी। इस वडेरे को सपोर्ट करने वालों को खुद की पड़ गई थी कि कहीं वो भी ना फंस जाए। इसलिए रीबा को रास्ते से हटाने के लिए उस पर कातिलाना हमला करवा दिया जिसमें वो बाल बाल बची थी, मगर जख्म काफी गहरे आए थे। लेकिन उसने जन्नत बेगम और फाइक को हवा तक न लगने दी और बेबे को भी मना कर दिया। वो इन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। बेबे तो इसका सदका देती नहीं थक रही थी। हर थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ पढ़कर उस पर फूंकती रहती। और सफीर, वो तो उसके पहलू से लगकर बैठ गया था। अभी तो उन्होंने अपनी लाइफ शुरू भी नहीं की थी और ये सब वो उसका हर तरह से ख्याल रख रहा था। और रीबा चिढ़ जाती उसके इस अंदाज पर, वो उलझन का शिकार होती, उसे देखकर रह जाती जो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था।
उसका ये रूप उसे हजम नहीं हो रहा था। क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या कर रहा हूं मैं? वो जानकर भी अनजान बनता मासूमियत से बोला। वो झुंझला कर रह गई। जैसे तुम तो जानते नहीं हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो तल्खी से बोली। उसे मजीद तंग करने का इरादा तर्क करता वो उसके सरहाने बैठा तो वो पीछे सिरक गई। गहरी सांस भरकर रह गया। क्या तुम मुझे इस सब के लिए माफ नहीं कर सकती? मैं अच्छे से जानता हूँ सब मेरी ही गलती थी, लेकिन मैं भी क्या करता। एक लड़की का डसा हुआ था। सब औरतों पर से मेरा एतबार उठ गया था। मैं सबको एक तराजू से नापने लगा था। रीबा तो उसकी लड़की वाली बात सुनते चौंक उठी और सांस रोके उसे देखे गई। क्या मतलब? वो धड़कते दिल से बोली। ये तुम इतनी पीली क्यों हो रही हो? वो अपनी बात बोलता फिक्रमंदी से बोला। उसका परेशान चेहरा देखता वो बात की तह तक पहुंच गया था। ओह गॉड रीवा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहली औरत हो। उसकी बात सुनती वो कुछ मुतमईन हुई। वो मुस्कुरा कर रह गया। क्या थी ये लड़की? मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। इस वक्त मैं मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हुआ था कि यह हादसा पेश आया। मैं इकलौता बेटा था। इस सब का बहुत बुरा असर हुआ था मुझ पर। अगर बेबे ना होती तो जाने मेरा क्या बनता। वो दिल गिरफ्तगी से बोला। रीबा उसे नम आंखों से देख रही थी। खैर मेरे पापा दो भाई थे। मैं अपने तायाबू के पास रहने लगा था। वो अच्छे ना सही लेकिन बुरे भी नहीं थे। बस अपने काम से काम रखने वाले बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में मसरूफ रहते थे। इनके दो ही बच्चे थे, फारिया और छोटा आजर। इस सब की वजह फारिया थी, मेरी कजन। मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा था, मगर वो तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। जाने मेरे किस अमल से वो मेरी तरफ राग़िब हुई। ताई के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। ताया अब्बू तो अपने बिजनेस के चक्कर में कुछ खास ध्यान भी नहीं देते थे। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, बकौल उसके शादी करना चाहती थी। मेरे बहुत आराम से समझाने पर भी वो ना समझी। मेरी तरफ से मुसलसल नाकामी पर एक दिन मेरे ही कमरे में आकर वो मेरे किरदार पर इल्ज़ाम तराशी करने लगी कि मैं उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा था। ताई सब जानते हुए भी खामोश रहीं। ताया अब्बू बगैर मामले की छानबीन किए मुझ पर पल पड़े। तब जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। वो तो मुझे पुलिस के हवाले कर देते जो अगर इनका छोटा बेटा आज़र ना बोल पड़ता। उस दिन फारिया उसकी मेरे कमरे में मौजूदगी से बेखबर थी। सब सच जानने के बाद वो हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और फारिया को अपनाने की इल्तिजा करने लगे, मगर मैंने साफ मना कर दिया तो वो भी अपनी जोन में आ गए कि मुझे इस घर से जाना होगा और इस आसाइश के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। तो मुझे मजबूर करने लगे, मगर उस दिन सब छोड़कर चला आया। बेबी को साथ ले लिए और अपने बिजनेस को इस हद तक कामयाब करने के लिए कि मैंने बहुत मेहनत की ताकि इन्हें दिखा सकूं कि मैं अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकता था और किया भी। बस यही हादसा मुझे ऐसा बना गया कि तुम भी उसकी जद में आ गई। मेरी ये आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। उसके हाथ थामता वो मतानत से बोला। तुम सच में सबसे अलग हो, सब लड़कियों से मुख्तलिफ कि मेरे इस दिल को अपने लिए नरम करती चली गई। मोहब्बत तो नहीं कह सकता हुई थी, मगर अब लगता है वो भी हो गई है तुमसे, जब से तुम मेरे निकाह में आई हो। उसकी बात सुनती वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रोने लग पड़ी। तो वो बौखला गया। देखो रीबा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तुम जब चाहे मुझे माफ कर देना। बस मुझसे अलग मत होना प्लीज। और मैं इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता वो उसके गले लगती उसे जोर से खुद में भींच गई। सफीर साकित होता स्टिल हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके गिर्द हिसार बांधता वो दिल से मुस्कुराया था। रीबा झिझक कर अलग होने लगी तो सफीर ने हिसार मजीद तंग कर दिया। छोड़े मुझे सफीर, दर्द हो रहा है। वो शर्म से सुर्ख पड़ती अपनी हरकत पर पछताने लगी तो वो फौरन उसे अपना हिसार कमजोर कर गया, मगर अलग नहीं हुआ। बहुत तंग किया तुमने मुझे और ये अचानक तुमसे आप। उसे क्या समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। उसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला। वो कांप गई उसके हिसार में। इससे वाजे और क्या जवाब होगा मेरा। वो शर्म से सुर्ख पड़ते बोली। तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है रिबा। उसका माथा चूमते मोहब्बत से बोला। रिबा आसूदगी से आंखें बंद करती उसकी कुर्बत को महसूस करने लगी। आखिरकार उसे उसकी मोहब्बत मिल गई थी तो वो क्यों अपनी अना का परचम बुलंद रखती जब खुशियां खुद उसके दरवाजे पर मौजूद दस्तक दे रही थी।